तो एसिडिटी होती क्यों है, क्या है एसिडिटी? एसिडिटी होती है हमेशा लो स्टमक एसिड की वजह से, क्योंकि जो आप हैवी खाना खा रहे हो या जो भी नॉर्मल खाना खा रहे हो, जो आपकी बॉडी को लग रहा है कि मेरे लिए बहुत ज्यादा है, वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि सफिशिएंट एसिड ही नहीं। बहुत सारे थायराइड के पेशेंट होते हैं जिनको एसिडिटी का बहुत ज्यादा इशू होता है। थायराइड का और एसिडिटी का क्या कनेक्शन? सारी हार्मोनल रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे थायराइड, पीसीओडी, कुछ भी है, सबका पहले गट से ही स्टार्ट होता है। तो जो थायराइड की मेडिकेशन है वो स्टमक एसिड को और कम करती है, जिसकी वजह से थायराइड की मेडिकेशन लेने के बाद एसिडिटी की प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। सबसे पहले समझते हैं ब्लोटिंग है क्या। देखो, ब्लोटिंग होती है जब आपके एब्डोमेन में ना बहुत टाइटनेस वाली फीलिंग आ रही होती है। आपको ऐसा लगता है कि कुछ वहाँ पे गैस अटक गई है। लोगों को लगता है कि बस हम प्रोबायोटिक सप्लीमेंट ले लें, बस प्रोबायोटिक डालो और सारी गट की प्रॉब्लम खत्म, ब्लोटिंग खत्म। ऐसा नहीं होता है। हमारी इम्यूनिटी, एलर्जी, एस्थमा, इन सब का कनेक्शन भी कहीं ना कहीं हमारे गट से रिलेटेड है। हम तो क्या ही है जो हमारे गट बैक्टीरिया, हमारे गट के अंदर 40 ट्रिलियन बैक्टीरिया रिजाइड करते हैं। आइडियली इंसान को दिन में एक दफा फ्रेश जरूर होना चाहिए। उसका आइडियल टाइम होता है मॉर्निंग में। वी आर नॉट व्हाट वी ईट, वी आर व्हाट वी अब्सॉर्ब। हार्मोन्स को कंट्रोल करने में गट की क्या इंपॉर्टेंस है? 90% ऑफ आवर सेरोटोनिन, विच इज द हैप्पी हार्मोन, विच इज द फील गुड हार्मोन, वो प्रोड्यूस होता है हमारी गट। अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी है तो आपके स्किन, आपके हेयर, आपके नेल्स, ये भी सारी चीजें काफी अच्छी रहती है, क्वालिटी भी अच्छी रहती है। अब आपने देखा होगा किसी किसी को एक्ने बहुत होती है, उसका गट फंक्शन तो इम्पेयर्ड है ही। इनफैक्ट आप जितना मर्जी एक्सपेंसिव स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज कर लो, बट जब तक आप अपने गट को सेट नहीं करोगे, वो आपका सारा मनी वेस्ट है। क्या राज है, क्या एक इंसान करता है जिससे वो यंग दिखे हमेशा के लिए? एंटी एजिंग का सबसे नंबर 1 डायरेक्ट जो लिंक है वो हमारी गट से है। सो निकिता, आज कल की डेट में अगर किसी से भी बात करें, अगर आप किसी ऑफिस में वर्किंग हो या आप किसी बिजनेस में हो, अपने अराउंड जो भी लोग होते हैं, अगर जब भी आप उनसे बात करोगे तो हर दूसरे या तीसरे बंदे को एक इशू होता है गट से रिलेटेड। कुछ लोग कहेंगे उन्हें एसिडिटी हो जाती है, सर में बहुत दर्द होता है, जो कि अगेन एसिडिटी से भी रिलेटेड होता है। कुछ लोग कहेंगे कि मुझे कॉन्स्टिपेशन का इशू है। बहुत सारे लोग बताते भी नहीं, बट जिससे आप थोड़ा खुल जाते हो। सो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि सबको गट से कुछ ना कुछ इशू है ही। कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन, ब्लोटिंग, एसिडिटी आजकल लाइफस्टाइल में बहुत कॉमन हो चुकी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ये क्यों हो रहा है, इतना ज़्यादा कॉमन क्यों है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है आपका डाइट जो आप खा रहे हो, खाना खा रहे हो, उसमें कुछ इशू हो सकता है आपको किसी चीज़ से एलर्जी हो, तो डेफिनेटली उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। बट सबसे पहले समझते हैं, जैसे कुछ मेरे पॉडकास्ट हैं जिसमें हमने बात की है कि गट आपका सेकंड ब्रेन है। और सेकंड ब्रेन क्यों कहते हैं? क्योंकि फर्स्ट ब्रेन जो आपका होता है वो पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, आपके हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। सेम ऐसे ही लोग बोलते हैं कि गट जो होता है ना बहुत इंटेलिजेंट है। जो गट फीलिंग कहते हैं ऐसे ही नहीं बोलते हैं। आपका गट इतना इंटेलिजेंट है कि उसे समझ में आ जाता है कि किस हार्मोन्स की कमी है, किस हार्मोन्स की ज़रूरत है आपके बॉडी को, और वो हार्मोन्स आपको रिलीज़ करना है, तो गट वो हार्मोन्स रिलीज़ करता है। तो सबसे पहले तो मैं समझना चाहूँगा कि गट है क्या, फिर आगे की बात करते हैं। डेफिनेटली आपने बहुत अच्छा बताया गट का। एंड रियली गट एक अपने आप में यूनिवर्स है। इसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है हमारे सारे बॉडी पार्ट्स पे, हमारे माइंड पे, हम क्या सोचते हैं, कैसा हमारा मूड है, एवरीथिंग। तो अगर हम यहाँ से शुरुआत करें कि गट है क्या, सो गट हमारा स्टार्ट होता है माउथ से, उसके बाद आता है हमारा फूड पाइप, फिर हमारा आता है स्मॉल इंटेस्टाइन्स, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, जहाँ से सारी एलिमिनेशन होती है, एलिमिनेशन ऑफ द स्टूल। अब अगर मैं बोलूँ, गट के 3 देखो मेजर काम होते हैं। सबसे पहला काम होता है डाइजेशन। जो भी आप खा रहे हो उसको अच्छे से पचाना, जिसको बोलते हैं पाचन शक्ति, उसको अच्छे से डाइजेस्ट करना, ब्रेक डाउन करना, है ना। हमारे स्टमक में होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको स्टमक एसिड बोलते हैं, वो अच्छे से खाने को ब्रेक डाउन करता है। वो होता है एक सिक्योरिटी ऑफिसर की तरह, जैसे एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी ऑफिसर होता है ना, वो ऐसा होता है। कोई भी आप खाना खा रहे हो, पहले तो वो देखेगा कि कहीं इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कोई हार्मफुल केमिकल तो नहीं है, कोई अनडाइजेस्टेड हार्मफुल पार्टिकल्स तो नहीं है जो आगे डाइजेशन में जिनके लिए मुश्किल होएगी। तो वो पहले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको पहचानते ही किल कर देता है। तो वो रोल होता है हमारी स्टमक का, और डाइजेशन का रोल वहीं से माउथ से स्टार्ट होता है, बट जो आगे प्रोसेसिंग होती है वो एसिड करता है। उसके बाद बात आती है नीचे। आप नीचे आते जाओ, सारा वो पूरा पैसेज जो है स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ टिल द एनस, फिर बात नीचे आती है स्मॉल इंटेस्टाइन्स। वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे होती है एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। मान के चलो आपने मिल्क पिया,
अब मिल्क में सबको पता है मिल्क का सबसे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट क्या है, कैल्शियम, है ना। बॉडी ने मिल्क लिया, पर उसको ये तो पता नहीं है मिल्क है या क्या है, उसको ये देखना है कि इसके अंदर से मैं क्या न्यूट्रिएंट डिराइव कर सकती हूँ, राइट। है ना। तो जैसे मिल्क पिया, सो उसके बाद जब वो इंटेस्टाइन्स तक पहुंचेगा तो बॉडी उसमें से कैल्शियम अब्जॉर्ब करेगी इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू। फिर वो प्रोसेस हो के उसमें और डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलेंगे, और उसमें जूसेस आएंगे, डाइजेस्टिव जूसेस निकलेंगे जो बॉडी खुद निकालती है। पैंक्रियास से निकलेगा, लिवर से बाइल निकलेगा, है ना। और उसके बाद वो नीचे जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ। फिर वहाँ पे गट बैक्टीरिया होती है Right. जो उसको फर्दर प्रोसेसिंग करती है। उसके बाद स्टूल फॉर्मेशन होती है और ऐसे वो चीज़ें बाहर निकलती है बॉडी से। ये मैं बात बता रही हूँ आपको एक मिल्क की। आपने हैवी मील लिया, खाना लिया, चाहे छोटी से छोटी चीज़, चाहे आपने एक स्पून ऑफ शुगर खाया है या आपने एक प्लेट छोले भटूरे की खाई है, प्रोसेसिंग ऐसे ही होती है। 3 स्टेप प्रोसेस है, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन। ओके, सो ये तो आपने फंक्शन की बात कर ली। अब एक एक करके प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, क्योंकि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनका काफ़ी दिन से आ रहा था कि गट हेल्थ पे उन्हें वीडियोस चाहिए। और जो कॉमन इश्यूज आते हैं, जैसे हमने बात की एसिडिटी की, ब्लोटिंग की, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एसिडिटी की। तो एसिडिटी होती क्यों है, क्या है एसिडिटी? अब बहुत सारे लोग को तो पता ही नहीं है अगर कि एसिडिटी है क्या। अगर आपको एक्सप्लेन करना हो कि एसिडिटी है क्या, तो आप उसे किस तरह से एक्सप्लेन करोगे? ओके, देखो एसिडिटी होती है जब हमें हमारे ये वाले हिस्से में ना हमें जलन फील होने लगती है। ठीक है। कॉमन लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं, हमें थ्रोट में इरिटेशन होने लगती है। Right. कोई लोग बोलते हैं हमें चेस्ट पेन हो रही है, वो एक्चुअली में चेस्ट पेन नहीं होती, वो एसिड रिफ्लक्स ऊपर मार रहा होता है। एसिड है क्या, एसिड है क्या? एसिड हमारे स्टमक, जैसे मैंने बताया हाँ, कि हाँ। स्टमक के अंदर हमारा एसिड होता है। ये एक नेचर ने हमें एक एसिड दिया है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है। रोज हमारी बॉडी 2 लीटर एसिड प्रोड्यूस करती है। Okay. ओके, और ये हमारे स्टमक का हिस्सा है। और ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो भी हम खाना खा रहे हैं उसमें से जो भी टॉक्सिन्स हैं, जो भी चीज़ें आ रही हैं, वो उसको किल करने के लिए हम हैवी प्रोटीन्स खा रहे हैं। प्रोटीन को फर्दर ब्रेक डाउन करने के लिए, प्रोटीन एक हैवी कंपाउंड होता है ना, ओके। उसको फर्दर ब्रेक डाउन करने के लिए, उसको फर्दर खाने को और प्रोसेस करने के लिए हमें ये एसिड चाहिए ही चाहिए। जिन लोगों में ये एसिड कम होता है, मतलब जिनके में एसिड 2 लीटर से कम प्रोड्यूस हो रहा है, उसके भी बहुत सारे कारण होते हैं, हम उस पर आएंगे। जिनके में कम होता है ना एसिड, तो क्या होता है ना, खाना खाया, वो खाना एसिड कम है, एसिड उस पर वर्क ही नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसको ब्रेक डाउन ही नहीं कर पा रहा है क्योंकि क्वांटिटी कम है एसिड की। और वो खाना वहीं पड़ा हुआ है, सपोज स्टमक में गया खाना, वहीं पे ही पड़ा हुआ है, और वो पड़े पड़े क्या होएगा, फर्मेंट हो जाएगा। ऐसे ही होता है ना, अगर हम दही को ओवरनाइट रखते हैं, हाँ, दूध को जब वो फाड़ के दही बनाते हैं, जब मतलब उसमें जब भी हम खट्टा लगाते हो दही बनती है, ओवरनाइट का प्रोसेस है ना, उसको तो वो फर्मेंट होती है और वो दही में कन्वर्ट होती है ना। Right. ऐसे ही जब वो खाना वहाँ पड़े पड़े क्या बन जाएगा, गैस, वो गैस प्रोड्यूस करेगा। Okay. और वो वहीं पड़ा रहेगा, गलत जगह पे, स्टमक में ही पड़ा रहेगा। उसको कहाँ जाना चाहिए, उसको पर्कुलेट डाउन करना चाहिए, नीचे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाना चाहिए डाइजेस्टिव उसे। ट्रैक्ट में नीचे है। जाना चाहिए, पर वो नहीं जाता क्योंकि एसिड कम है। तो वो क्या करेगा, खाना वहाँ पे ना एक वॉल्व होता है जो हमारी तो फूड पाइप, इसे ऐसा कह सकते हैं कि खाना आपका इतना ड्राई है कि उसमें जूस नहीं है जिससे वो ट्रेवल कर सके जिससे वो आपकी travel पाइप कर में। तो सके। एक पाइप में बेसिकली आपका खाना, अगर वो पाइप में कोई भी चीज़ है अगर लूज है तो इजीली जाएगी, और अगर टाइट है, उसमें ढंग से जूस नहीं है, हाँ। तो वो फंसी रहेगी। तो तो वो आई थिंक फंसी ये रहेगी। कुछ ऐसा है। हाँ, तो वो फंसी भी रहेगी। और बेसिकली ना ऐसे समझिए कि एसिड है, जैसे सपोज आपने खाया, आपने केक बनाया, ठीक है, ठीक केक है। के बैटर होता है, जैसे उसको थोड़ा गीला बनाने के लिए कि वो अच्छे से बेक हो जाए, हम उसमें मिल्क डालते हैं, है ना, हम उसमें कभी कभी कर्ड डालते हैं। अगर हम ड्राई केक को ही बेक करेंगे तो उसका कैसा टेक्सचर आएगा, बिल्कुल। है ना, सिमिलर थिंग। अब वो क्या होता है, खाना वहीं पड़ा रहता है और वो वॉल्व है वहाँ पे, जैसे हमारी बॉडी में हर जगह सारे ट्यूब्स हैं, ठीक है। सब ठीक कुछ है। ट्यूब स्ट्रक्चर में है हमारा सिस्टम, और पे वॉल्व होता है। वो खाना पड़ा हुआ है और गैस बनी जा रही है, वो नीचे जा नहीं रहा। अब वो स्टमक खाने को ऊपर फेंकना शुरू कर देता है, और वो ओके। गैस से वो वॉल्व का जो कोने वाला स्फिंक्टर जिसको हम बोलते हैं ओपनिंग, वो प्रेशर मारता है वहां से, तो वो वॉल्व खुलता है। और जो स्टमक का जो एसिड होता है, थोड़ा बहुत एसिड तो है आपके स्टमक राइट, में, राइट, राइट। वो एसिड और वो खाना सब कुछ ऊपर आने लग जाता है, इसीलिए हमें एसिडिटी होती है। इसको बोलते हैं एसिड रिफ्लक्स, इसको बोलते हैं थ्रोट इरिटेशन या चेस्ट पेन, जो एसिडिटी की वजह से होता है। ओके। और
इसमें सपोज अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो उसका इंस्टेंट सॉल्यूशन क्या होता है? जैसे कुछ लोग कहते हैं इनो वगैरह पी लो, कुछ लोग लिम्का पीते थे पहले के टाइम में, तो इंस्टेंट रिलीफ के लिए अगर आपको एसिडिटी हुई है तो कुछ ऐसा कुछ सॉल्यूशन है इसका? हाँ, तो देखो, हाँ, डेफ़िनेटली सॉल्यूशन है। जैसे आप बता रहे हो इनो पी लो, या कोई-कोई लोग तो सीधा एंटासिड्स खा लेते हैं, है ना? अच्छा, एंटासिड खा के भी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, बट वो इतनी बुरी ऐसे एक, लॉग वगैरह आते हैं, दवाएं आती हैं हाँ इसके जी, लिए, जैसे गैस के लिए। पैंटॉप हो गया, हाँ, रैंटैक, ये सब, राइट राइट है राइट। ना? मेडिसिन्स लोग खाते हैं। उससे आपकी तुरंत प्रॉब्लम तो ठीक हो जाएगी, बट जो आपकी प्रॉब्लम है, रूट कॉज़, वो क्या है? उसने काम कैसे किया? सपोज मैंने एक मेडिसिन ली इसकी, तो उस मेडिसिन का काम क्या होता है? ओके, वो उस मेडिसिन का काम ये है कि जैसे मैंने समझाया कि वो जो एसिड वाला लिक्विड है, वो हाँ। वॉल्व के थ्रू पुश करके ऊपर की तरफ आ गया, ठीक और है। वो खाने का जो स्टमक कंटेंट है, हाँ। जो उसमें खाना पड़ा हुआ है, वो भी ऊपर आ गया। तभी कोई कोई लोग बोलते नहीं, रात को सोते टाइम कि खाना हमारे मुंह में आ रहा है, ऊपर तक आ रहा है, हाँ, गले में आ तो रहा है, उसका यहाँ मतलब तक। ये है, गले तक आ रहा है, उसका मतलब ये है। तो वो मेडिसिन का काम ये होता है कि जो खाना फूड पाइप है ना, फूड पाइप में ऊपर की तरफ आ रहा है, वो एंटासिड है, वो उसके अंदर ऐसा कंपाउंड है कि वो उसी टाइम जैसे ही आपने खाया, वो फूड पाइप की जलन को न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, वो स्टमक एसिड को बढ़ाएगा नहीं, पर वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, वो जलन को, और आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा, टेम्पररी रिलीफ है ओके, वो। बट वो खत्म नहीं कर रहा है। बट वो खत्म नहीं कर रहा है। जैसे ठीक है। पेन किलर जब आप खाते हो, अब सिग्नल आपको कट जब, करता है। हाँ, वो सिग्नल कट कर देता है। राइट। वो जो लो स्टमक एसिड की प्रॉब्लम है, वो उसको खत्म नहीं कर रहा है, वो सिर्फ सिग्नल को कट कर रहा है। ओके, ठीक अब है। लोगों को सुन के ये बहुत हैरानी होगी कि जो एसिडिटी होती है, वो हाई स्टमक एसिड की वजह से नहीं है। लोगों को लगता है कि हमारे पेट में बहुत एसिड बन रहा है जो ऊपर आ रहा है, जिसकी वजह से हमें एसिडिटी हो रही है। इट्स नॉट लाइक दैट। एसिडिटी होती है हमेशा लो स्टमक एसिड की वजह से, क्योंकि जो आप हैवी खाना खा रहे हो, या आप जो भी नॉर्मल खाना खा रहे हो, जो आपकी बॉडी को लग रहा है कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि सफिशिएंट एसिड ही नहीं है, ओके, सफिशिएंट एसिड नहीं है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है। तो आपने बताया कि इंस्टेंट रिलीफ अगर चाहिए तो ये सारी चीज़ें खा सकते हो। इसका कुछ साइड इफेक्ट भी है क्या, कि अगर मैं इनो पी Yes. लेता हूँ या कुछ भी इस तरह से ले हाँ, लेता हूँ? बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं। एंटासिड्स के भी बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। एंटासिड्स आपके स्टमक एसिड जो ऑलरेडी कम है, वो उसको और कम कर देगा। तो जब आप रेगुलर बेसिस पे लेते हो, वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक आप ले लेते हो, ये भी मैं ज़्यादा ही बोल रही हूँ, मतलब लोग तो शायद बहुत ऑन एंड Frequently. फ्रीक्वेंटली लेते हैं। तो जब आप ऐसे करते हो ना, तो बॉडी को लगता है कि अरे, हमें तो मतलब बॉडी को ना सिग्नल गलत मिल रहा है, क्योंकि आप वो वाले एसिड को फर्दर ब्लॉक कर रहे हो। बॉडी को लग रहा है कि मैं बहुत एसिड प्रोड्यूस कर रही हूँ, तभी मुझे अंदर से तभी ऊपर से एंटासिड ओरली ली जा रही है। तो आपकी बॉडी बहुत सेंसिटिव है। जो आप सिग्नल बाहर से दोगे ना, वो अंदर समझती है कि यही सही है, और अब मुझे इसके रिवर्स में काम करना है, तो वो स्टमक एसिड और कम कर देता है। जब और कम करेगा तो क्या होता है, एसिडिटी की जो प्रॉब्लम है, वो बढ़ती जाती है। ट्वाइस अ वीक जो आपको पहले हो रही थी, अब शायद आपको वो 4 टाइम्स अ वीक होने लग जाएगी। एंड आई एम श्योर बहुत आपके लोग ये चीज़ रिलेट भी कर पाएंगे कि अगर आप एंटासिड्स बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में आप लोगों ने लिए हैं, तो अगर आपको पहले मान के चलो ट्वाइस अ वीक होती थी, अब आपको शायद 3 या 4 टाइम्स अ वीक होती है, या शायद उससे भी ज़्यादा होती है। ओके, सो इसे अवॉइड करना चाहिए। फिर सॉल्यूशन क्या ओके, है? हाँ, ओके, डेफिनेटली हाँ, इसको अवॉइड करना चाहिए। सॉल्यूशन बहुत है इसके, इनफैक्ट बहुत अच्छे डाइट के भी सॉल्यूशंस हैं, जिनसे थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, बट नेचुरल रेमेडीज़ हैं जो करनी चाहिए। डेली हैबिट्स हैं जो हमें करनी चाहिए। जैसे खाने से पहले हम लोग एप्पल साइडर विनेगर देते हैं, जिनके जो मेरे क्लाइंट्स हैं जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, खाने से पहले एप्पल साइडर विनेगर लेते हैं, एक वो तरीका है लेने का। उसके अलावा लेमन वाटर ले सकते हैं बिफोर 30 मिनट्स बिफोर योर मील्स, ऑल योर मेन मील्स, हैवी मील्स, लेमन वाटर ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ये ध्यान रख सकते हैं कि आप खाने के बीच में बहुत ज़्यादा पानी ना पिएं। जब आप खाने के बीच में, मील के बीच में अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, तो वो आपके एसिड को डाइल्यूट कर देता है। ओके, आप ये समझ लो कि जो आपका एसिड है ना, वो फायर है, इट्स द फायर इन योर बॉडी। वो आपको चाहिए, बोलते हैं ना, डाइजेस्टिव फायर चाहिए खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, नहीं तो जठराग्नि। हाँ, नहीं तो क्या आयुर्वेद। होएगा, इंडाइजेशन होएगी, है ना। तो ये ऐसी बात है। तो आपको क्या चाहिए, फायर स्ट्रांग चाहिए जब आप खाना खा रहे हो। तो एसिड को हमने डाइल्यूट नहीं करना, एसिड को हमने स्ट्रांग रखना है। बिल्कुल। और जैसे ही आपका खाना नीचे जाएगा, इंटेस्टाइन्स में ब्रेन को सिग्नल जाता है, और ब्रेन अपने आप उस टाइम पे एसिड प्रोडक्शन कम कर देती है, और आपका बॉडी सिस्टम नॉर्मलाइज हो जाता है। ओके, जब आप खाना खाते हो, इनफैक्ट जब आपको भूख लग रही होती है, जब आप, या फिर जब आप अपनी कोई फेवरेट
खाने को भी देख ले, सपोज आपको मन कर रहा है कि मुझे चाट खानी है और कहीं से आपको वो चाट दिख जाती है, तो आपके ब्रेन में सिग्नल्स प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं, आपके ऑलरेडी डाइजेशन शुरू हो चुका है, आपके एंजाइम्स प्रोड्यूस होने शुरू सलाइवा। हो, सलाइवरी एंजाइम्स राइट। प्रोड्यूस होने शुरू हो चुके हैं, और आपका एसिड भी प्रोड्यूस होना शुरू हो चुका है। क्यों? क्योंकि सिग्नल यहाँ से आया, फिर यहाँ पे एंजाइम्स प्रोड्यूस हुए, फिर यहाँ पे सिग्नल आया नीचे, और यहाँ पे वो HCl आपका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है राइट। वो प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। सो एक तो पहली चीज़ ये हो गई कि आपको खाने से पहले जस्ट आधे घंटे पहले या तो आप नींबू पानी पी सकते हो या तो साइडर Yes. विनेगर ले सकते हो। और कुछ तरीके? यस, डाइजेस्टिव बिटर्स होते हैं, नेचुरल डाइजेस्टिव बिटर्स, जैसे कि जिंजर, हल्दी, जो बिटर ग्रीन्स होते हैं, जो जैसे ग्रीन लीफी वेजिट, जैसे आपका करेला हो गया है ना, ये हम सब्जियों में इंक्लूड करते हैं जिनको एसिडिटी होती है, मतलब खाने से थोड़ी देर पहले भी ले सकते हो, मेन सब्जी के फॉर्म में भी ले सकते हो। जिंजर वाटर आप ले सकते हो, जिंजर लेमन वाटर आप ले सकते हो अपने खाने से पहले। तो ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं एसिडिटी को कंट्रोल करने में भी, और आपके स्टमक एसिड को जब सही टाइम पे बनना है उसको बनाने में भी। जब आप इसको लॉन्ग टर्म करते हो तो आपके एसिड लेवल्स नॉर्मल होते हैं। और हमें क्या चाहिए? हमें अच्छा एसिड लेवल चाहिए जिससे हमें बार बार एसिडिटी की प्रॉब्लम ना हो। और जब आप ये 10 डेज 15 डेज करते हो ना, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली अच्छे लेवल पे एसिड प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। बट जैसे बहुत सारे लोग को मॉर्निंग में एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, तो आप जैसे बता रहे हो कि आधे घंटे पहले अपने मील से आप नींबू पानी ले सकते हो। हाँ, बट कई सारे लोग ये भी बोलते हैं, मैंने सुना है कि खाली पेट नींबू पानी पीने से एसिडिटी बढ़ती है। तो इसके पीछे का क्या ओके। ठीक है? बहुत लोगों को खाली पेट नींबू पानी नहीं सूट करता, क्योंकि उनको उनकी बॉडी का जो इन्वायरमेंट है, जो ब्लड का pH होता है, वो इतना एसिडिक होता है। और उसमें अगर आप कुछ सुबह सुबह सिट्रिक, नींबू सिट्रिक होता है ना, एसिडिक होता है, उसमें अगर आप सुबह सुबह कुछ एसिडिक डालोगे तो वो और उस चीज़ को ट्रिगर कर देता है। ओके। क्योंकि वो बॉडी इतनी सेंसिटिव स्टेज पे पहुंच चुकी है कि आप उसमें कुछ पंगा ले ही नहीं सकते। जब आपने कुछ खाया होता है, आपकी बॉडी में खाना गया होता है, उसके बाद धीरे धीरे स्टेप्स है। इनफैक्ट हम एप्पल साइडर विनेगर भी हर किसी को नहीं बोलते, स्ट्रॉन्ग स्टेप है। माइल्ड से हमेशा स्टार्ट करना चाहिए। जो इंसान जिसको इतनी एसिडिटी होती है उसको एकदम से एप्पल साइडर विनेगर पे भी जंप नहीं करना। लेमन वाटर, सिंपल प्लेन लेमन वाटर से शुरू करो। अगर आपको किसी किसी को नींबू से भी एसिडिटी होती है, राइट। है ना, किसी किसी को नींबू से भी होती है, तो वो उस टाइम पे आप हैव टू सी कि अगर नींबू भी नहीं सूट कर रहा या सिट्रिक से आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, देन वी हैव टू यूज डाइजेस्टिव बिटर्स, जैसे जिंजर का मैंने बताया। फिर हम खाने में भी बहुत ऐसी चीज़ें डालते हैं, ब्रेकफास्ट उनका देखना पड़ता है, लंच देखना पड़ता है, जो एसिडिटी को कंट्रोल करने वाली चीज़ें होती है, फिर हम वो खाने में डालते हैं। हम उन हर्ब्स एंड स्पाइसेस का यूज़ करते हैं, लाइक सौंफ हो गया, जीरा हो गया, किस तरीके से यूज़ करना है, हम वो सब यूज़ करते हैं, जो उनके ओवरऑल एसिडिटी को कंट्रोल करता है और एसिड लेवल्स को बैलेंस करता है बॉडी में। सो एक मेरा अगला क्वेश्चन था, जैसे बहुत सारे थायराइड के पेशेंट होते हैं जिनको एसिडिटी का बहुत ज़्यादा इशू होता है। उनको फ्रिक्वेंटली एसिडिटी परेशान करती रहती है। सुबह में उठे, चाय पी लिया, एसिडिटी हो गई, वोमिट होने लगा, तब जाके रिलैक्स हुई बॉडी। तो इसका क्या कनेक्शन है, थायराइड का और एसिडिटी का क्या कनेक्शन है? ठीक है। सो सबसे पहले तो ये समझना है कि थायराइड डेवलप कैसे हुआ। ओवरनाइट कभी भी थायराइड डेवलप नहीं होता है। थायराइड डेवलप होता है बहुत सालों के बाद। बॉडी आपको सिग्नल्स पहले से ही देना शुरू कर देती है। सबसे पहला सिग्नल जो बॉडी देती है वो गट की प्रॉब्लम से शुरू होता है। सारी हार्मोनल रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे थायराइड, PCOD, कुछ भी है, सबका पहले गट से ही स्टार्ट होता है। ऑल डिजीजेस बिगिन इन द गट एंड ऑल द डिजीजेस एंड इन द गट। ठीक है। अब थायराइड किसी को आ गया, किसी को मतलब डॉक्टर ने उसको थायरॉक्सिन दे दिया, जो भी उसकी मेडिकेशन है, ठीक है, अब वो उसको खानी ही पड़ेगी, क्योंकि थायराइड की मेडिसिन खानी कंपलसरी है। क्योंकि थायराइड ग्लैंड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, बहुत फंक्शंस को कंट्रोल करता है। किसी को थायराइड है वो बिना मेडिकेशन के नहीं मैनेज कर सकता, है ना। तो जो थायराइड की मेडिकेशन है वो स्टमक एसिड को और कम करती है, जिसकी वजह से थायराइड की मेडिकेशन लेने के बाद एसिडिटी की प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। तो इसीलिए जब थायराइड के पेशेंट्स को हम डाइट देते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट उसमें हमें एसिडिटी को मैनेज करना, गट को मैनेज करना, ये सब हमें करना पड़ता है, नहीं तो चीज़ें कंट्रोल नहीं होती। हमें थायराइड को भी सपोर्ट करना है। अब थायराइड सपोर्टिंग फूड्स होते हैं बहुत सारे, हम वो भी डालते हैं, बट मेन हमारा जो फोकस होता है वो यही कि हमारी गट हील हो जाए, क्योंकि गट इज़ अ नर्चरर इन द बॉडी। एक जैसे एक मदर होती है ना, जिसको बोलते हैं नर्चरर है, गट हमारी नर्चरर है। अगर आपका गट स्ट्रांग है ना, तो
आप बहुत लकी भी हो और एंड यू आर अवे फ्रॉम ऑल द डिजीजेस, मतलब आप बहुत हद तक आपको प्रोटेक्शन मिलती रहती है, आपको कोई सप्लीमेंट्स पे रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई इधर उधर की चीज़ों पे जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने गट को बस स्ट्रॉन्ग रखो एंड देन यू सी योर इम्यूनिटी। ओके या ओके। सो एक अभी रिसेंट मुझे इंसिडेंट याद आ रहा है। हम कहीं पे थे और काफ़ी धूप थी, गर्मी का टाइम था, और एक मेरा कज़न था साथ में। उसने चश्मा लगाया था, बाल ऊपर मतलब कैप वगैरह पहना था। तो फिर हम लोग हंसने लगे कि यार क्या है, मतलब अंग्रेज़ों जैसे चश्मा लगा के टोपी लगा के तुम घूम रहे हो। तो उसने बताया कि इसे माइग्रेन का इशू है, और वो ट्रिगर होता है धूप से। ज़्यादा धूप आंखों पे पड़ती है या सर पे पड़ती है तो उन्हें ट्रिगर हो जाता है, और ये सब कुछ करने के बाद भी उन्हें ट्रिगर हो गया और उनका सर दर्द होना शुरू हो गया। फिर वो मुझे ऐसा कह रहे हैं, यार मुझे कुछ खट्टा चाहिए। मैंने कहा खट्टा क्यों चाहिए? तो वो बोले अगर मैं खट्टा कुछ खाऊंगा तो मैं वोमिट कर पाऊंगा, मतलब मेरे साथ ऐसा है, और जब मैं वोमिट कर लूँगा तो मेरा माइग्रेन में मुझे आराम मिल जाएगा। तो इसका क्या कनेक्शन है, माइग्रेन का, एसिडिटी का, वोमिट होने का क्या कनेक्शन है? ओके, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सारा वो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि कैसे स्टमक एसिड ऊपर आता है हमारी फूड पाइप में, कैसे स्टमक एसिड स्टमक की जो कंटेंट्स है, मतलब जो खाना आपने खाया हुआ है वो ऊपर आ रहा है ना। राइट। फूड पाइप में पाइप होती है बिल्कुल पतली सी, जो हमारी फूड पाइप है बहुत नैरो होती है ना। स्टमक हमारा एक ऑर्गन है जिसमें जगह है खाना रखने की। यही सोचो, यही खाना ऊपर आ रहा है आपकी पाइप में, जगह बहुत कम है ना। तो आपकी जनरली बाय डिफ़ॉल्ट आपके ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि फूड पाइप में खाना अटका हुआ है, इसको बाहर निकालना है। क्यों? क्योंकि जब वो फूड पाइप में अटका हुआ है ना, मैंने आपको जैसे बताया कि कहीं भी बॉडी में, बॉडी एक केमिकल फैक्ट्री की तरह है, कहीं पे भी खाना गलत जगह पे पड़ा रहेगा, वो क्या करेगा, वो फर्मेंट होएगा, गैस प्रोड्यूस करेगा और जलन देगा, हार्ट में जलन देगा, सर दर्द देगा, किसी को माइग्रेन ट्रिगर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस पड़े हुए खाने में से क्या निकलते हैं, टॉक्सिन्स। वो टॉक्सिन बिल्डअप होते रहते, क्योंकि हमारी जो फैक्ट्री है ये मशीन ऑनगोइंग है, ये राइट। कभी भी मशीन बंद नहीं होती। कहीं पे भी कुछ भी गड़बड़ है ना तो ऑर्गन्स इफेक्ट होते रहते हैं। वो टॉक्सिन जाएगा, ब्रेन को सिग्नल देगा, वो सारा टॉक्सिन बिल्डअप होता रहेगा, पूरे पैसेज में टॉक्सिन बिल्डअप हो जाएगा, जिससे आपको माइग्रेन, अगर माइग्रेन की टेंडेंसी है तो माइग्रेन ट्रिगर हो जाएगा। और फिर इंसान को फीलिंग आती है कि मैं ऐसा कुछ खाऊं, या मैं, कोई लोग पर्जिंग करते हैं, मतलब फिंगर्स डाल के वॉमिट करते हैं। ओके उनको होता है कि मैं जो भी मैं करूं बस मैं वॉमिट कर दूं, क्योंकि मेरे यहाँ बिल्कुल फंस चुका है। ओके। ठीक है। यस, सो दिस इज द रीजन कि उनको वो वॉमिट करने की वो फील होती है। ठीक है। ओके। सो काफ़ी अच्छा आपने एक्सप्लेन किया एसिडिटी के बारे में, किस तरह से हम अवॉइड कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे अगर आपसे इसे थोड़ा सा समराइज़ करूँ और पूछूं कि 4 स्टेप में आप बताओ कि ऐसे 4 कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं और एसिडिटी से दूर रह सकते हैं? ओके, सबसे पहला स्टेप जो आपको ध्यान रखना चाहिए वो ये कि रात को डिनर आपका हमेशा लाइट होना चाहिए, और आपको डिनर और अपने सोने के टाइम में 2 आवर्स का गैप होना ज़रूरी है, 2 to 3 आवर्स का गैप रखना ज़रूरी है। ठीक है। अपना हेड हमेशा एलिवेटेड रखिए सोने के टाइम, एंड ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। रात को सोते टाइम मुंह में एसिड या फिर गले तक एसिड या खाना ऊपर ना आए, दिस विल रियली हेल्प यू। एंड लाइट डिनर का मेरा कहने का मतलब है हैवी प्रोटीन्स नहीं होने चाहिए, और उसमें कार्ब्स भी एक हद तक होने चाहिए, फाइबर रिच कार्ब्स होने चाहिए, बिल्कुल लाइट इजी टू डाइजेस्ट मील होनी चाहिए। नंबर 2, हैवी प्रोटीन्स नहीं खाने, क्योंकि जिन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, ऑलरेडी एसिड कम है, वो प्रोटीन्स डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा। जैसे मैंने बताया, प्रोटीन एक बहुत हैवी सप्लीमेंट भी नहीं? सप्लीमेंट तो बिल्कुल भी नहीं। ओके। वो सप्लीमेंट तब ले सकते हो जब ये प्रॉब्लम आप हील कर चुके हो, अपनी गट को हील कर चुके हो। ओके। तो हैवी प्रोटीन्स आपने नहीं लेने बिल्कुल भी। अगर आप हैवी प्रोटीन्स लोगे, आपकी ये एसिडिटी की प्रॉब्लम और बढ़ती जाएगी। ठीक है। ठीक है। नंबर 3, आपने रॉ वेजिटेबल्स नहीं खानी। रॉ वेजिटेबल्स में सिर्फ एक क्यूकम्बर सैलेड आप ले सकते हो, क्यूकम्बर बहुत माइल्ड होता है गट के लिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। लोगों को लगता है कि हम सैलेड खा लेते हैं, अगर हमें एसिडिटी होती है हम सैलेड खा लेते हैं, लाइट होती है। सबसे बुरी चीज़ है आपके लिए, अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, कोई सेमी कुक्ड फूड नहीं, कोई सैलेड नहीं। जो भी सब्जी खानी है वो वेल कुक्ड फॉर्म में ही खानी है। सूप ले सकते हो, वेल कुक्ड सब्जी के फॉर्म में ले सकते हो, या फिर सौते वेजिटेबल्स ले सकते हो, बट बिल्कुल ऐसे कि एकदम पकी हुई है वो सब्जी। और चौथा मैं ये कहूँगी कि प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स ग्रेट फॉर ओवरऑल गट हेल्थ एंड योर एसिडिटी ऑल्सो। बट जैसे मैंने बताया, हर चीज़ का एक समय होता है। कोई इंसान जो अपनी एसिडिटी को ठीक करना चाह रहा है, वो बिल्कुल स्टार्टिंग में अगर प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक लेना शुरू कर देना तो वो उसको
बैकफायर कर जाएगा। थोड़ा सा वेट करो, जो मैंने पहले 3 स्टेप बताए हैं उनको पहले 20-25 डेज करो, फिर चौथे स्टेप पे आना जब आपका थोड़ा सा हीलिंग हो चुका हो और आपकी बॉडी फर्मेंटेड खाना एक्सेप्ट कर रही हो। अगर आप स्टार्टिंग से ही प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक डालोगे, फर्मेंटेड खाना और दोगे तो प्रॉब्लम और बढ़ेगी। तो थोड़ा सा वेट करके 20 डेज के बाद आप अपना ये प्रोबायोटिक स्टार्ट कर सकते हो। प्रोबायोटिक्स में आप कांजी ले सकते हो, बटर मिल्क ले सकते हो, दही की ऑप्शन है, पिकल की ऑप्शन है, फर्मेंटेड कैरेट्स ले सकते हो। ये सब लाइट प्रोबायोटिक्स हैं। दे हैव गुड स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया, वेरी गुड फॉर गट हेल्थ। ओके, नाइस। सो एक दूसरा इशू आता है ब्लोटिंग का। हाँ मोस्टली लोग, जैसे मैं बात करता हूँ, जिम में भी अपने बात करता हूँ, तो वो कहते हैं कि यार मेरे को वे प्रोटीन सूट नहीं करते। हाँ मैंने कहा मतलब इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा मुझे इसे एक्सप्लेन करो। तो कहते हैं पीने के बाद ना बहुत जैसे लगता है पेट भरा भरा सा है, कुछ खाने का मन नहीं करेगा, बर्प आएंगी, और थोड़ा सा मतलब गैस वाला, बहुत तो नहीं कह सकते बट थोड़ा थोड़ा लगता है कि हाँ पेट में कुछ गैस जैसा है। तो मुझे लगा हाँ ब्लोटिंग का ही इशू हो सकता है ये। तो सबसे पहले समझते हैं ब्लोटिंग है क्या, फिर इसकी बात करेंगे सॉल्यूशन की। श्योर। देखो, ब्लोटिंग होती है जब आपके एब्डोमेन में ना बहुत टाइटनेस वाली फीलिंग आ रही होती है, आपको ऐसा लगता है कि कुछ वहाँ पे गैस अटक गई है, उसको बोलते हैं ब्लोटिंग। जब यहाँ पे मतलब होता है ना, आप फ्री नहीं फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि कुछ जकड़ लिया है किसी चीज़ ने, जैसे गैस भर गई है एकदम अंदर, ना वो ऊपर आ रही है ना वो नीचे जा रही है, बस वो भर गई है आपके एब्डोमेन में, उसको बोलते हैं ब्लोटेड। और ब्लोटिंग वाली फीलिंग जो आती है, मेरे को ब्लोटिंग से एकदम याद आया, मेरे पास एक थोड़े टाइम पहले ही एक केस आया था, अ ब्राइड टू बी। उसको प्रॉब्लम थी गैस एंड ब्लोटिंग की, बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम थी ब्लोटिंग की, और इतनी ज़्यादा थी कि वो ओवरऑल पतली थी, पर उनका ना पेट ऐसे था कि वो लग रही थी 5 मंथ्स प्रेग्नेंट। स्किनी फैट टाइप। स्किनी फैट बहुत ज़्यादा, उनकी जो बेली थी वो ब्लोटेड थी बहुत ज़्यादा। और वो पूरा, जैसे आजकल इंटरनेट पे हर जगह ये ज्ञान अवेलेबल है कि ग्लूटेन छोड़ दो, डेयरी छोड़ दो, हर जगह सब यही बोल रहे हैं, पर ग्लूटेन और डेयरी का छोड़ने का भी और उसके बाद वापस डालने का भी एक तरीका होता है। ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए, सोच समझ के ये स्टेप्स लेने चाहिए। उन्होंने वो करा, उन्होंने ग्लूटेन और डेयरी रैंडमली ऐसे ही छोड़ दिया, बट उससे वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। उसके बाद वो आए और उनको फिर हमने हेल्प किया। उनके साथ हमने एक तरीके की स्पेशल डाइट होती है ब्लोटिंग के लिए, जिसको बोलते हैं लो फॉडमैप डाइट। लो फॉडमैप डाइट में बेसिकली क्या होता है कि इसमें हम 20-21 डेज़ के लिए फर्मेंटेड फूड्स को कम्प्लीटली अवॉइड करते हैं, और कुछ स्पेसिफिक तरीके के खाने होते हैं जिनको हम डाइट में डालते हैं फॉर 20-25 डेज़, और फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। तो उनके साथ हमने ये किया। उनके साथ हमने गट हीलिंग के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जैसे फूड्स हैं, जैसे बोन ब्रॉथ है, कोलेजन है, जिंक रिच फूड्स हैं, एल ग्लूटामीन है, ये कुछ कंपाउंड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं ब्लोटिंग के लिए, हमने ये किया। एंड वी डिड स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स विद हर, क्योंकि गट का और ब्रेन का बहुत ज़बरदस्त कनेक्शन है, तो हमने कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स करी, और इन्हीं चीज़ों के बाद उनकी आई थिंक 1.5 महीने में उनकी वो ब्लोटिंग की प्रॉब्लम 80% ख़त्म हो गई थी। उनका वो जो पेट था वो अंदर चला गया था, और उनको इतना ज़्यादा लाइट और एनर्जेटिक फील हो रहा था, एंड शी वॉज़ वेरी हैप्पी। वो सारे जो ड्रेसेस वो ट्राई करना चाहते थे, और उनको था कि मैं पेट पे अटक रही है वो ड्रेसेस मैं कैसे पहनूंगी, शी वॉज सो हैप्पी कि वो सारी ड्रेसेस उनको फिट आ गई। तो मतलब बहुत अच्छा उनको रिजल्ट मिला। राइट। तो ब्लोटिंग में फूड का क्या रोल होता है? जैसे आपने बताया कि ग्लूटेन एंड डेयरी लोग सोचते हैं कि रिस्पॉन्सिबल है आपके ब्लोटिंग के लिए, हाँ तो इसके अलावा क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से ब्लोटिंग ज़्यादा होती है हमें? हाँ, देखो, ग्लूटेन और डेयरी ना उन लोगों के लिए ठीक नहीं है जिनकी बॉडी को वो ट्रिगर करता है। अगर आप जब ग्लूटेन और डेयरी खा रहे हो, आप नॉर्मल व्हीट चपाती खा रहे हो और आपको सूट कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सब बोल रहे हैं तो आपको भी ग्लूटेन सूट नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता। और ये फॉलो भी नहीं करना चाहिए। जो बोलते हैं ना इंटरनेट जैज़, नहीं पढ़ना उसमें, पहले सुनो आपकी बॉडी आपको क्या सिग्नल दे रही है, ठीक है। किसी किसी को ग्लूटेन डेयरी से प्रॉब्लम होती है, जो कॉमन ट्रिगर्स होते हैं बट हर किसी को नहीं होते। किसी किसी को पीनट से एलर्जी होती है, ठीक है, किसी किसी को सोय से एलर्जी होती है, जो ये कुछ कॉमन ट्रिगर्स हैं। किसी किसी को ओवरऑल नट से बहुत एलर्जी होती है ना। ये पता कैसे चलेगा हमें किस चीज़ से एलर्जी है? ठीक है, तो इसका क्या होता है ना, इसका एक टेस्ट होता है ठीक है। जिसको बोलते हैं फूड इंटॉलरेंस टेस्ट। ये कुछ 7-8 हज़ार का टेस्ट होता है। Okay. ये आप करा सकते हो, जो इसमें काफ़ी इलेबोरेट लिस्ट होती है खानों की, जिसमें पता लग जाता है कि ग्रीन जोन में कौन से हैं और रेड जोन में कौन से हैं। जो ग्रीन जोन वाले फूड्स हैं वो मतलब आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर पा रही है, जो रेड जोन वाले हैं मतलब वो नहीं कर पा रही। और एक मीडियम वाली लिस्ट भी होती है कि वो ऐसे वाले खाने हैं जो मीडियम है आपकी बॉडी में, मतलब जिसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा भी नहीं है पर बहुत बुरा भी नहीं, पर आप एक्सेप्ट कर सकती है आपकी बॉडी। ठीक है। तो वो लिस्ट से आपको बहुत इलेबोरेट
पता लग जाता है कि मेरी बॉडी को एग्जैक्टली ट्रिगर क्या कर रहा है। पर ये टेस्ट भी हर किसी को नहीं कराना चाहिए, उनके लिए टेस्ट है जो लोग आते हैं और बोलते हैं कि हम हर 15 दिन में या हर महीने में हम बड़ा बुरा बीमार पड़ जाते हैं, हमें खांसी जुकाम हो जाता है, हमें एलर्जी ट्रिगर हो जाती है, या फिर हमें एस्थमा के अटैक्स बहुत आते हैं, क्योंकि इन सब का कनेक्शन भी हमारी गट से है। हमारी Okay. इम्यूनिटी, एलर्जी, एस्थमा, इन सब का कनेक्शन भी कहीं ना कहीं हमारे गट से रिलेटेड है। तो ये वाले टेस्ट हम उनको बोलते हैं। अगर आप, और ये अदरवाइज आप घर बैठे बैठे कैसे पता लगा सकते हो, जिन लोगों को जैसे एकदम पता लग जाता है कि हम चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, हम ना एक प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं स्टार्टिंग में। जैसे कोई भी अगर हमारे पास आता है, हम एक एलिमिनेशन डाइट का प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं 15-20 दिनों के लिए। उसमें हम क्या करते हैं ना, उसमें हम जो कॉमन ट्रिगर्स है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ग्लूटेन, डेयरी, सीड ऑयल्स जो बहुत इन्फ्लेमेटरी होता है, सोय, पीनट्स, ये हम जो कॉमन कुछ कुछ ट्रिगर्स हैं, ये हम डाइट में से एलिमिनेट करते हैं और हम बहुत एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स डाइट में डालते हैं। 15 दिन तक हम ऐसा प्रोटोकॉल करते हैं। उससे क्या होता है ना, इंसान की गट बिल्कुल क्लीन हो जाती है। क्योंकि क्या है कि हमें नहीं पता, हमने टेस्ट तो कराया नहीं है, पर वो कॉमन ट्रिगर्स जो थे ना, वो हमने सारी हटा दिए। सेफ Right. साइड पे रहने के लिए हमने सब हटा दिया। फिर हम क्या करते हैं, धीरे धीरे हम एक एक करके ट्रिगर को इंट्रोड्यूस करते हैं। और जब हम ट्रिगर को इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो इंसान को पता लग जाता है कि अरे आज मैंने दूध वाली चाय पी 20 दिन के बाद और मुझे ना सिम्टम आया, मुझे ब्लोटेड फील हुआ। वहाँ से पता लगता है कि उस इंसान का ट्रिगर है डेयरी। मैं ये इसीलिए बता रही हूँ, वो टेस्ट कराना भी बहुत इजी है, इजी ऑप्शन है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, बट वो टेस्ट में बहुत फॉल्स पॉजिटिव्स आते हैं। Okay. तो इसीलिए बेटर है कि इस रूट से इंसान जाए और फिर आगे जाके देखे कि उसको वो टेस्ट कराना है कि नहीं कराना है। ओके, सो ब्लोटिंग के लिए कुछ सप्लीमेंट्स भी आते हैं या कुछ ऐसा जो हम अपनी लाइफ में ऐड कर पाएँ? सबसे पहली बात ये है कि जो ब्लोटिंग लोगों को लगता है कि बस हम प्रोबायोटिक सप्लीमेंट ले लें, या हम फटाफट प्रोबायोटिक्स बस वन टाइम गट फिक्स है, बस प्रोबायोटिक डालो और सारी गट की प्रॉब्लम ख़त्म, ब्लोटिंग ख़त्म। ऐसा नहीं होता है। किसी किसी को बहुत ज़्यादा फाइबर, जो सपोजिटली माना जाता है कि गट के लिए बहुत अच्छा है, और प्रोबायोटिक ये ट्रिगर कर देता है। ये ट्रिगर कर देता है। ट्रिगर मीन्स? ट्रिगर मतलब कि ये आपकी गट की कंडीशन को और वर्स कर देता अच्छा। है। यस, कभी कभी अगर आप इतने ज़्यादा ब्लोटेड हो और आप अपनी डाइट में फाइबर और प्रोबायोटिक्स डाली जा रहे हो, आपको नहीं पता, पर वो आपकी कंडीशन को वर्स कर रहा है। अब इसमें जैसे लोग बोलते हैं कि जो आपके गट के बैक्टीरियाज हैं, इसमें गुड बैक्टीरियाज हैं, बैड बैक्टीरियाज हैं। गुड बैक्टीरियाज का जो खाना है वो फाइबर है, बैड बैक्टीरियाज का खाना स्वीट्स है, मीठी चीज़ें। तो आप यहाँ पे आप बोल रहे हो कि आप और ज़्यादा फाइबर इनटेक बढ़ाते जाते हो, उसके बाद आपकी प्रॉब्लम और बढ़ती जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ओके, देखो, गट की जो ये प्रॉब्लम है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे ब्लोटिंग है, चाहे एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, IBS, डायरिया है ना, इनडाइजेशन, डिस्कम्फर्ट, कुछ भी, कोई भी आप नाम ले लो गट की प्रॉब्लम का, उन सारी प्रॉब्लम्स का डायरेक्ट लिंक है हमारे गट के बैक्टीरिया से। हम तो क्या ही है जो हमारे गट बैक्टीरिया, हमारे गट के अंदर 40 ट्रिलियन बैक्टीरिया रिजाइड करते हैं, घर बनाया हुआ है उन बैक्टीरिया ने। और वो गट बैक्टीरिया पूरा टाइम 24/7 हर जगह से सिग्नलिंग हो रही है, सारे बॉडी पार्ट्स, सारे ऑर्गन्स के साथ सिग्नलिंग हो रही है, इंस्ट्रक्शंस आ रही है, जा रही हैं, हार्मोनल मैसेंजर्स के थ्रू सारी इंस्ट्रक्शंस जा रही है, ब्रेन तक सारे सिग्नल्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, पूरा टाइम ना ये कम्युनिकेशन चल रही है गट बैक्टीरिया के साथ, ठीक है। अब इस गट बैक्टीरिया का ये है कि इसके अंदर कुछ बैड बैक्टीरिया भी हैं और कुछ गुड भी हैं। हमेशा हर इंसान में हर समय बैड बैक्टीरिया की पॉपुलेशन भी है और गुड की भी है। जैसे एक गार्डन होता है, गार्डन के अंदर प्लांट्स भी होते हैं पर वीड्स भी तो होते हैं ना। बिल्कुल। तो हमारा क्या है ना, मतलब अगर नेचर की बात करूँ तो सिम्बायोसिस में रहता है हमारा जो इन्वायरमेंट है गट का। जो इन्वायरमेंट का माहौल है वो कब बिगड़ता है, जब बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है और गुड की कम हो जाती है। जहाँ से सारी ये वाली प्रॉब्लम्स शुरू होती है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम बता दो, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, कोई भी प्रॉब्लम, जब बैड बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बढ़ी नहीं और वहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो गई। ओके। दूसरी बात ये कि बैड बैक्टीरिया की जब पॉपुलेशन बढ़ती है, गुड गट बैक्टीरिया की पॉपुलेशन उतनी नहीं रहती, वो कम हो जाती है। सो दिस इज द आयरनी।
तो वहाँ से सारी इश्यूज स्टार्ट होते हैं। अब हमें क्या करना है, क्यों आपने जो क्वेश्चन पूछा कि फाइबर से बढ़ रही है, फाइबर बैक्टीरिया को बढ़ाता है, ठीक है, ये एक फैक्ट है। पर आप बताओ, अगर अगर आपकी बॉडी में ऑलरेडी बैड बैक्टीरिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो डोमिनेट कर रहा है, और उसके ऊपर से आप सैलेड्स खाई जा रहे हो, फाइबर, आप प्रोबायोटिक्स खा रहे हो, आप फाइबर रिच चीज़ें खा रहे हो, तो वो कौन से बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को बढ़ाएगा? वो कौन से बैक्टीरिया को फ्रेंड्स देगा जिसकी पॉपुलेशन ऑलरेडी ज़्यादा है ना? ओके, ठीक तो है। तो हमारी बॉडी को तो नहीं पता, हमारी बॉडी को तो पता है कि सिर्फ बैक्टीरिया मिल जाएगा, पर वो कौन सा बैक्टीरिया ग्रो करेगा? बैड बैक्टीरिया, क्योंकि वो ज़्यादा है नंबर में, मेजॉरिटी में डोमिनेट कर रहा है, तो वो बैड ओके, बैक्टीरिया की सो वो पॉपुलेशन, खाना वो खा रहे होंगे, बैड बैक्टीरियाज वो खा रहे खाना होंगे। वो बैड बैक्टीरिया खा रहे हैं, और इसीलिए उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है और वो ग्रो करते हैं। फाइबर कब अच्छा है आपकी बॉडी के लिए? जब आपकी बिल्कुल क्लीन स्लेट है, आपका इन्वायरमेंट अच्छा है, आपके गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया हार्मनी में है, गुड और बैड कम है, गुड ज़्यादा है, गुड डोमिनेट कर रहे हैं, तब आप खाओ फाइबर, तब आप खाओ प्रोबायोटिक्स, तब क्या होएगा? तब वो खाना बन जाएगा गुड बैक्टीरिया के लिए। ओके, मतलब Yes. खाना सेम ही होगा। खाना तो ऑफ कोर्स सेम ही है। देखो, फाइबर इज अ बून, फाइबर एक बहुत अच्छी अच्छा, मैंने कहीं पढ़ा था, मे बी गलत इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी, कि जो बैड बैक्टीरियाज होते हैं वो स्वीट्स प्रेफर करते हैं। वो भी उनके लिए एक बहुत ट्रिगर करता है, मतलब उनकी पॉपुलेशन को बढ़ा देता है। वो Okay. तो ऑफ कोर्स है ही, प्रोसेस्ड फूड हो गया, हाँ, जंक, हाँ। स्वीट्स, ये तो बैड बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को बढ़ाता है। मैं इसीलिए ये चीज़ बोल रही हूँ क्योंकि लोगों को लगता है कि एसिडिटी है, ब्लोटिंग है, बस फाइबर खाई जाओ। और ये चीज़ मैंने फेस की है। मुझे एक बार प्रॉब्लम हो रही थी, गट का ही कुछ इशू था, और उसमें मुझे डाइजेशन अच्छे से नहीं हो रही थी, आप कह सकते हो लूज मोशन टाइप का था, और उसमें मैंने प्रोबायोटिक यूज़ किया और Yeah. मुझे उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, इवन प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई थी। तो मैं अभी रिलेट कर पा रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, मतलब वहाँ पे मुझे Yes. वो नहीं लेना चाहिए था। हाँ। तो प्रोबायोटिक अवॉइड करना चाहिए अगर इस तरह की कंडीशन हो। इवन आपको अपने डॉक्टर से, डाइटिशियन से एक बार कंसल्ट करना चाहिए। अगर करके प्रॉब्लम खिंच रही है तो 1-2 दिन है तो ठीक है, घर पे चल जाता है, Yes. काम चल जाता है, क्योंकि ये भी आपके लाइफ का एक पार्ट है कि हाँ। बॉडी भी अपने आप को डिटॉक्स करने के लिए कभी आपको Yes. लूज मोशन वाले कंडीशन में डालती है, कभी कॉन्स्टिपेशन वाले कंडीशन में डालती है। तो ये नेचुरल है कि अगर 2 महीने 3 महीने में आपको 1 दिन 2 दिन हो रहा है तो इट्स नॉर्मल, इट्स राइट? नॉर्मल। बट बहुत फ्रिक्वेंटली हो रहा है तो आपको अपने डॉक्टर Definitely, से बात करनी चाहिए। क्योंकि देखो, ऐसा होता है कि जैसे कोई भी है इंसान जिसको ये काफ़ी टाइम से उसको ये प्रॉब्लम्स चलती आ रही हैं, Right. उसको डेफिनेटली इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर ये क्या होता है ना, अभी तो हल्की फुल्की एसिडिटी की प्रॉब्लम है, धीरे धीरे ये ब्लोटिंग भी बन जाती है, आपको मल्टीपल प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगी, उसके बाद आपको कभी कभी कॉन्स्टिपेशन भी रहने लग जाएगी, तो ये बढ़ता ही जाएगा। गट का मामला ऐसा है ना कि एक जगह पे नहीं रुके तो ये प्रॉब्लम बढ़ती ही जाएगी। Right. इसीलिए सही टाइम पे करना बहुत ज़रूरी है। प्रोबायोटिक्स, फाइबर, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी है, पर आपको ये देखना पड़ेगा कि वो सही टाइम है आपके डाइट में डालने के लिए कि नहीं। जब वो सही टाइम है तब अपनी डाइट में डालो। स्टार्ट विद लाइट, इजी टू डाइजेस्ट फूड, हम भी ऐसे ही शुरू करवाते हैं, एंड देन धीरे धीरे, क्योंकि बहुत पेचीदा मामला है ना, कि मतलब बैक्टीरिया को आपने सिग्नलिंग देनी है कि गुड बैक्टीरिया तुम बढ़ो और बैड बैक्टीरिया को हमने कम करना है। राइट, दिस इज आवर पर्पस। राइट। यहाँ पे आपने बोला कि कॉन्स्टिपेशन भी कभी कभी हो जाता है। हाँ। सो कॉन्स्टिपेशन है क्या? क्योंकि अभी बहुत सारे लोग को डेफिनेशन भी नहीं पता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो वीक में 2 से 3 बार ही फ्रेश होने के लिए जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो दिन में 2 से 3 बार जाते हैं। तो एक आइडियल फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए और कब हम कह सकते हैं कि इसे कॉन्स्टिपेशन है? ओके, देखो, अगर आप वैसे गूगल पे सर्च करोगे तो कॉन्स्टिपेशन की अगर आप डेफिनेशन देखोगे, आपने बिल्कुल ठीक बोला, कोई अगर हफ्ते में 2 से 3 बार ही जा रहा है तो वो भी उसको नॉर्मल बोलते हैं, और अगर कोई दिन में 2 से 3 बार ही जा रहा है तो उसको भी नॉर्मल बोलते हैं। बट ऐसा नहीं है, इट इज़ नॉट द केस। आइडली इंसान को दिन में एक दफ़ा फ्रेश ज़रूर होना चाहिए। उसका आइडियल टाइम होता है मॉर्निंग में, और उस तब जब मॉर्निंग में आपका पेट साफ हो गया, आपका बिल्कुल गट क्लीन है, आप रेडी हो पूरे दिन का खाना लेने के लिए, उसको अच्छे से एब्जॉर्ब करने के लिए, बिकॉज वी आर नॉट वॉट वी ईट, वी आर वॉट वी अब्जॉर्ब। ओके, खाना खाने से, गट हमारा ऐसा है कि खाना खाने से क्या, जो आप खा रहे हो वो पच ही नहीं रहा है, उसका न्यूट्रिएंट ही नहीं जा रहा है, तो फिर फ़ायदा ही क्या। तो एब्जॉर्प्शन की ताकत को बढ़ाना है। खाना ज़रूरी नहीं हमेशा आप हेल्दी खाना ही खाओ, जो भी आप खा रहे हो आपको सूट करना चाहिए, आपको डाइजेस्ट होना चाहिए। तो ये है। और कॉन्स्टिपेशन की जब जहाँ तक बात आती है, कॉन्स्टिपेशन बहुत ही ज़्यादा आज की डेट में कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम है। ये फर्स्ट स्टेप है। इसका अगला जो है, इसके बाद अगर ये इतने में हैंडल नहीं हुआ, इट विल कन्वर्ट इनटू पाइल्स, में भी पाइल्स में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर हेमरॉइड्स में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो सर्जिकल प्रोसेस तक बात चली जाती है। यहाँ तक भी नहीं, बीच बीच में लोगों को फिर इसके बाद अगला स्टेप में IBS हो जाता है। तो इसीलिए प्रॉब्लम आगे ना बढ़े, यहीं पे रुक जाओ और यहीं से रिवर्स मार लो।
राइट, राइट। तो जैसे डायरिया में और कॉन्स्टिपेशन में, दोनों में अगर हम देखें डिफरेंस क्या है? मतलब कब कहेंगे कि डायरिया हो गया, कब कहेंगे कि कॉन्स्टिपेशन हो गया? अगेन वही सवाल मेरा। ओके, डायरिया में आप बहुत मल्टीपल टाइम्स दिन में वॉशरूम जा रहे हो, अराउंड मल्टीपल 6 to कितना? 7 6 to 7 टाइम्स आप 2 से 3 बार है तो नहीं है 2 डायरिया, से राइट? 3 बार ही है तो नहीं है। अब 2 से 3 बार तब होएगा जब जो स्टूल होएगा उसकी कंडीशन उसकी एक ब्रिस्टल चार्ट ब्रिस्टल चार्ट होता है, राइट, यस, राइट। एक ब्रिस्टल चार्ट होता है, वो आप आई बटन में दिखा सकते हो। बिल्कुल। तो वो अगर उसका स्टूल का टेक्सचर वाटरी है या फिर फ्री फ्लोइंग स्टूल है, इट इज़ नॉट लॉन्ग शेप्ड स्टूल, फ्री फ्लोइंग है, वाटरी है, तो मतलब ऑब्वियसली योर स्टमक इज लूज, आपको डायरिया की इशू है। अब ये देखो, बहुत अगर किसी को एकदम से किसी खाने से ट्रिगर हो गया और उसको हो गया, कभी एक आधी बारी हो गया तो कोई बात नहीं, यू विल नॉट कॉल इट एज क्रॉनिक डायरिया। ये एक टेम्परेरी कंडीशन है, आप थोड़ा बहुत घर पे मैनेज करके क्लियर आउट हो जाता है। बट अगर किसी की कंडीशन है कि जो खा रहा है स्टूल वाटरी है, चाहे इवन वंस अ डे आप जो भी खा रहे हो, आप बोलते हो मैं वंस अ डे वॉशरूम जाता हूँ बट मेरा जो स्टूल है वो वाटरी टेक्सचर में है, दैट मीन्स आपको डायरिया का इशू है, एंड वो शायद IBS वाला कैटेगरी भी हो सकता है। Okay. तो इसीलिए एक प्रॉपर एक्सपर्ट के साथ चेक करा के एडवाइस लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उस कंडीशन में। क्यों? क्योंकि जब डायरिया की कंडीशन होती है ना, तो आपका खाने से कोई न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब नहीं हो रहा। जैसे आपकी बॉडी में खाना आया, आपकी जो मशीन है, जो फूड को प्रोसेस करने वाली जो आपकी फैक्ट्री की मशीन है, वो इतनी तेज़ रन कर रही है ना कि वो वहाँ पे रुक ही नहीं रहा है खाना। बस जैसे खाना आया वो फटाफट कनाल में नीचे गया और लार्ज इंटेस्टाइन की ट्यूब्स में गया और सीधा बाहर। आपका ट्रांजिट टाइम बहुत ज़बरदस्त है, बहुत फास्ट है, मतलब इसीलिए आपको न्यूट्रिएंट्स ही नहीं अब्जॉर्ब हो रहे। तो ये होता है प्रॉब्लम डायरिया के अंदर। ओके, आपने यहाँ पे IBS की बात की, तो डेफिनेटली IBS पे थोड़ा बाद में जाते हैं। उससे पहले मैं समझना चाहता था कि जैसे हमने शुरू में बात की थी कि ये हमारा सेकंड ब्रेन है, गट हमारा सेकंड ब्रेन होता है, Yeah. क्योंकि ये भी हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। सो हार्मोन्स को कंट्रोल करने में गट की क्या इंपॉर्टेंस है? हॉर्मोन्स को कंट्रोल करने में गट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। गट हमारा सेकंड ब्रेन क्यों कहलाता है? क्योंकि गट के अंदर होते हैं 100 मिलियन नर्व सेल्स, 100 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं गट के अंदर। ये वही न्यूरॉन्स है जो हमारे ब्रेन में होते हैं, ऐसा कुछ? नहीं, ये गट के अंदर अलग न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। जो पूरा टाइम कम्युनिकेशन कर रहे हैं ब्रेन के साथ थ्रू गट ब्रेन एक्सिस। वो चैनल का नाम होता है गट ब्रेन एक्सिस। ठीक है। एक्सिस, जैसे एक्सिस एक लाइन को बोलते हैं ना, हाँ। ऐसे हमारी बॉडी में एक चैनल होता है गट ब्रेन एक्सिस। ये उसके थ्रू 100 मिलियन न्यूरॉन्स पूरा टाइम सिग्नलिंग कर रहे हैं। आपने सुना होगा, लोग बहुत बोलते हैं हमें गट फीलिंग हो रही है। राइट, राइट। गट फीलिंग हम इसी को ही बोलते हैं। तो पूरा टाइम ये कम्युनिकेशन चल रही है। अब आपने हॉर्मोन्स का पूछा, हॉर्मोन्स, सारे हॉर्मोन्स हमारे बड़े सारे, हमारा एक जो हैप्पी हार्मोन है सेरोटोनिन, राइट। सेरोटोनिन इज आवर हैप्पी हार्मोन। 90% ऑफ आवर सेरोटोनिन विच इज़ द हैप्पी हार्मोन, विच इज़ द फील गुड हार्मोन, वो प्रोड्यूस होता है हमारी गट में। अच्छा। उसका प्रोडक्शन हाउस इज गट, जो हमारे मूड को कंट्रोल करता है। अनदर हार्मोन इज गाबा, GABA, गाबा, वो भी प्रोड्यूस होता है हमारी गट में। तो हमारे बहुत सारे हॉर्मोन्स हैं जो हमारी गट में प्रोड्यूस होते हैं, या हमारी गट उनको इनडायरेक्टली डायरेक्टली अफेक्ट करती है। कौन सा हार्मोन का, अब जैसे पैंक्रियास के कितने हॉर्मोन्स हैं, जो इंसुलिन, ग्लूकागॉन, जो ये प्रोड्यूस होते हैं, इनका मीडियम वाया गट के थ्रू है। जो खाना आता है वहाँ पे, या बॉडी में जैसे ब्लड शुगर कब बढ़ रही है कब कम हो रही है, तो जो आप खाना खा रहे हो वहाँ से पहले ब्लड शुगर का स्पाइक होता है। अब वो डिपेंड करता है आप क्या खा रहे हो। जैसे ही ब्लड शुगर का स्पाइक होता है या नहीं होता, वहाँ से पैंक्रियास रिलीज करता है इंसुलिन या ग्लूकागॉन। तो ये पूरा जो चैनल, पूरा इन्वायरमेंट है, इकोसिस्टम है ये, जिसको हार्मनी में रखना है हमने। ओके, सो आपको टेंस, जैसे बहुत सारे लोग का सुबह उठ के मूड ऑफ रहता है, मैंने बहुत सारे ये कॉमन केसेस देखे हैं कि कॉन्स्टिपेशन का अगर कोई पेशेंट है, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली उसे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो उसका मूड ऑफ रहेगा, मतलब वो बातें नहीं करेगा, इरिटेट रहेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब इंसान मोशन नहीं पास आउट कर रहा, तो जैसे मैंने बताया, अब वो जो स्टूल होता है उसका मतलब इंग्रेडिएंट तो नहीं, मतलब उसका वो क्या होता है, वो उसके अंदर मेन चीज़ें क्या होती है, किस चीज़ से फॉर्मेशन होती है। उसके अंदर बाइल सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होते हैं, सारा लेफ्ट ओवर वेस्ट होता है, या फिर जो बचा कुचा खाना है, जो आपकी बचा कुचा जो है आपकी बॉडी का वेस्ट, जो आपकी बॉडी को लगता है कि अब ज़रूरी नहीं है, वो बनाता है स्टूल, है ना। अब क्या होता है, वो स्टूल बॉडी से निकल नहीं रहा क्योंकि कॉन्स्टिपेटेड हो। वो जितना भी टॉक्सिक सब्सटेंस है ना, वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करने लग जाता है।
वो जो उसके अंदर से टॉक्सिन्स निकलते हैं वो स्टूल में से, जो पास आउट नहीं हो रहा वो टॉक्सिन्स ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करने लग जाता है एंड ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है। वो टॉक्सिन्स इसीलिए कभी हमारे ब्रेन पे जाके चिपक जाते हैं या किसी ऑर्गन पे जाके चिपक जाते हैं। दिस इज़ वाई यू फील, आपको लिथार्जी फील होती है, Right. आपको लगता है कि मेरा मूड अच्छा नहीं है, आप इरिटेटेड रहते हो, फटीग्ड रहते हो। वो डिपेंड करता है वो टॉक्सिन्स कहाँ अटैक कर रहे हैं। ज़्यादातर वो ब्रेन पे अटैक करते हैं क्योंकि पूरा डायरेक्ट कनेक्शन है गट ब्रेन एक्सिस का। तो इसीलिए इंसान को अपना गट क्लियर आउट करना बहुत ज़रूरी है। राइट। और यहाँ पे आपने आईबीएस की भी बात की थी, तो आईबीएस क्या है? और जैसे एक मेरे फ्रेंड को है, तो अगर मैं उसकी बात करूँ तो उसने मुझे बताया से एक दिन कि यार मुझे डेयरी प्रोडक्ट सूट नहीं करते हैं। जैसे मैं जब भी अगर चाय पीता हूँ या लस्सी पिया या ज़्यादा अमाउंट में जिसमें मिल्क होता है, अगर मैं वो पिया मैंने, तो इंस्टेंट मुझे या तो डिजीनेस होगी या तो लूज़ मोशन हो जाएगा और मेरी हालत थोड़ी ख़राब हो जाएगी। और ये बहुत फ्रिक्वेंटली होता है, बहुत सारे फूड में भी होता है, कुछ कुछ चीज़ों से होता है मुझे। तो मैंने पूछा क्या इस हेल्थ कंडीशन को क्या बोलते हैं? उसने कहा आईबीएस। फिर मैंने इसके बारे में जब पढ़ा तो मैंने देखा कि ये बहुत मेजॉरिटी में लोगों को हो रहा है आजकल आईबीएस का इशू। और ये बहुत ही मतलब ऐसी चीज़ है जिसके लिए कोई दवा नहीं है। इसमें मोस्टली जो चीज़ें काम करती है, लोग कहते हैं कि आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी है अपनी लाइफ में, ये चीज़ नहीं लेनी है, वही उसकी दवा है। उसमें कोई भी दवा असर नहीं करती है। क्योंकि मेरे यूट्यूब पे भी जो कमेंट्स आ रहे थे, मैंने एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के साथ किया था, आईबीएस पे डिस्कशन किया था, उसमें लोगों का आ रहा था कि मेरी लाइफ ख़राब हो चुकी है। और मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, मैंने एलोपैथ ट्राई किया, मैंने होम्योपैथ ट्राई किया, मैंने आयुर्वेदा ट्राई किया, बट मुझे रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो क्या रीज़न होते हैं आईबीएस के, और आईबीएस एग्जैक्टली है क्या? ओके, आईबीएस बेसिकली होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसका जो पूरा फुल फॉर्म है, ये 3 तरीके का होता है। या आईबीएस सी पहला फॉर्म, जिसको बोलते हैं आईबीएस कॉन्स्टिपेशन, सी स्टैंड्स फॉर कॉन्स्टिपेशन। दूसरा होता है आईबीएस डी, जिसको बोलते हैं आईबीएस डायरिया। तीसरा होता है आईबीएस एम, जिसको बोलते हैं आईबीएस मिक्स्ड। जो आईबीएस मिक्स्ड वाले लोग होते हैं उनको कभी कभी कॉन्स्टिपेशन होती है और कभी कभी डायरिया होता है, कुछ फिक्स नहीं है। ये एक तरीके की ऑटो इम्यून कंडीशन है, आपका इम्यून सिस्टम अटैक कर रहा है आपके खुद के ऑर्गन्स पे, और ये ट्रिगर होता है हमारे माइंड से। सारी की सारी ऑटो इम्यून कंडीशंस का जो सोर्स है दैट इज़ द माइंड। अब किसी को कॉन्स्टिपेशन लाइफ में स्टार्ट हुई, रहने लगी, धीरे धीरे इट विल टर्न इनटू आईबीएस आगे Okay. जाके, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में उस चीज़ का ध्यान नहीं रखा, चली जा रही है एंड एंड में जाके, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि प्री डायबिटीज़ है, फिर नहीं ध्यान रखा, करते गए, जैसे नॉर्मल है, Diabetes चेंजेस हो देगा गया। तो डायबिटीज़, ये वैसा वाला Right, स्टेप्स right, है, right. ठीक है। मेरे को आईबीएस से याद आया, मेरे पास एक केस आया था कुछ टाइम पहले, एक एंटरप्रेन्योर का, 35 ईयर ओल्ड, एंड उनको आईबीएस सी की प्रॉब्लम थी। अच्छा। पूरा टाइम उनको बहुत ज़्यादा ना पेट में टाइटनेस, मतलब ब्लोटिंग और फटीग और इरिटेबिलिटी, ये उनके मेन कंसर्न्स थे। और वो 2 से 3 बारी हफ्ते में जा रहे थे वॉशरूम, बट वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। मतलब उनको लग रहा था कि क्लियर आउट नहीं कर पा रहा मैं, और इंडाइजेशन इसकी वजह से उनको बहुत था, कुछ खाने पीने का भी ज़्यादा हो नहीं पा रहा था। तो उनका क्या था कि वो जैसी प्रॉब्लम होती थी, फील होता था, वो लैक्सेटिव लेते थे, लैक्सेटिव्स बहुत लेते थे। वो सॉल्व, मतलब लैक्सेटिव लिया, हो गया ठीक, बट अगेन वो डिपेंडेंसी क्रिएट करता है। ठीक है। कॉफ़ी बहुत लेते थे, कॉफ़ी उनके हिसाब से कॉफ़ी उनको थोड़ा स्ट्रेस को हैंडल करने में मदद देती थी, सो कैफ़ीन का कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा था। तो वो जब मेरे पास आए तो हमने उनके साथ कैसे किया हैंडल, और हमने इस आईबीएस को कैसे मैनेज किया, हमने उनकी डाइट में डाले जैसे मैग्नीशियम रिच फूड्स, हमने एक मैग्नीशियम सिट्रेट सप्लीमेंट भी यूज़ किया था जो कॉन्स्टिपेशन में बहुत हेल्प करता है, और हमने मैग्नीशियम रिच फूड्स डाले, जैसे कि पम्पकिन सीड्स आर वेरी गुड इन मैग्नीशियम, ओके। जो कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बहुत हेल्प करते हैं। तो 1 tablespoon of pumpkin seeds, soaked pumpkin seeds at night, they really help a lot with constipation. हमने उनकी स्ट्रेस मैनेजमेंट करी, क्योंकि इतनी इरिटेबिलिटी और फटीग था, तो हमने कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स उनके साथ यूज़ करी। कि जैसे हमने उनको बोला कि आपने कंपल्सरी अपने मील्स के बाद, पोस्ट मील आपने 10 मिनट्स वॉक करनी है, आपने अपने मील से पहले 3 to 5 टाइम्स डीप ब्रीदिंग करनी है। तो हमने उनको ऐसी वाली टेक्निक्स के बारे में बताया, मतलब बिकॉज पता है क्या होता है, आप बोल दोगे बट जो करने वाला है करना तो उसने है ना, तो अकाउंटेबिलिटी रखना बहुत ज़रूरी है, रोज़ डेली चेक इन कराना, चेक करना। तो हमने ये सब किया, एंड हमने गट हीलिंग फूड्स डाले, जैसे जिंक रिच फूड्स डाले, हमने प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक सही टाइम देख के डाले। तो इससे उनका काफ़ी हद तक उनका जो ये आईबीएस का इशू है ठीक हुआ, उनको ब्लोटिंग धीरे धीरे कम होनी शुरू हुई, एंड आई थिंक विद इन 2.5 months ही वॉज मच बेटर।
तो ओके, आईबीएस भी एक ऐसी कंडीशन है जो आप बहुत अच्छे से डाइट और लाइफस्टाइल के थ्रू आप मैनेज कर सकते हो। मैं ये तो नहीं बोलूँगी रिवर्स कर रिवर्स सकते नहीं हो, हो सकता। रिवर्स नहीं कर सकते, पर आप बहुत अच्छे से इसको मैनेज कर सकते हो। जैसे पीसीओएस है, पीसीओएस को आप मैनेज कर सकते हो, आप उसको कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते, राइट, राइट। है ना? सो वही है। सो ये जेनेटिक होती है या कुछ रीज़न होता है इसका? ये जेनेटिक भी हो सकती है। जो भी जेनेटिक कंडीशंस, जितनी भी प्रॉब्लम्स है जो जेनेटिक से बोलते हैं जेनेटिक है, एक्चुअली जेनेटिक ज़्यादा होता नहीं है। जेनेटिक में ये होता है कि वो हो सकता है आपके, मतलब आपके अंदर वो जीन हो जो आपके मदर में या फादर में है, बट आपके ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि आप लाइफ़स्टाइल, आपका लाइफस्टाइल और आपका इन्वायरमेंटल ट्रिगर क्या है ना? ठीक है। आपका जो गलत इन्वायरमेंट का एक्सपोजर है वो किस लेवल तक है कि वो जीन को ट्रिगर कर रहे हो आप। ओके, हो सकता है किसी को आईबीएस का, मतलब आईबीएस की उसके जीन्स हो, पर वो पूरी जिंदगी उसकी लाइफस्टाइल इतनी बढ़िया है कि वो कभी जीन्स ट्रिगर ही ना हो और उसको ना हो। सेम गोज फॉर कैंसर, सेम गोज फॉर एनी अदर कंडीशन लाइक थायराइड, है ना? किसी भी चीज़ का जीन है, पर ऐसे नहीं है कि जीन्स है तो मुझे तो होना ही होना है। इट्स नॉट लाइक दैट। कितना इन्वायरमेंटल ट्रिगर है, कितना आपको गलत चीज़ों का एक्सपोजर है, पूरी गेम उस पर डिपेंड करती है। ओके। सो यहाँ पे कोई ऐसी दवा नहीं जिससे इंस्टेंट मतलब 1-2 दिन में 4 दिन में उसमें हेल्प मिल पाए? देखो, ऐसी किसी भी चीज़ के लिए कोई भी दवा नहीं है नेचुरल ट्रीटमेंट्स में, नेचुरल रेमेडीज़ में, कि जिससे 3 या 4 दिन में क्विक फिक्स हो जाए, ऐसा नहीं होता। थोड़ा समय दीजिए। इतने साल लगे आपको इस लेवल ऑफ प्रॉब्लम तक आने के लिए। आप इतनी चीज़ें, इतना गंद आपने अपनी बॉडी के अंदर डाला है, कि इतना डैमेज आपने किया है इतने टाइम तक। राइट, थोड़ा सा समय दीजिए इसको वापस आने के लिए। सो एटलीस्ट 2.5 मंथ्स 3 मंथ्स लगते हैं ओके, प्रॉब्लम को रिवर्स होने में, स्टार्ट करने में। तो पेशेंस रखिए, टाइम दीजिए, बट हाँ ये है कि आपकी ये सब चीज़ें आपकी लॉन्जेविटी ऑफ लाइफ, आपके लाइफ स्पैन को बढ़ाती है, आपकी अंदर की इनर हेल्थ को बहुत बेटर कर देती है, आप बहुत बेटर फील करते हो। तो मुझे लगता है कि क्विक फिक्स से ज़्यादा बेटर है लॉन्ग टर्म रिजल्ट और प्रैक्टिकल रिजल्ट, सस्टेनेबल रिजल्ट, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और कुछ लोग रिलेट करते हैं स्किन क्वालिटी को भी कि अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी है तो आपके डेफिनेटली, स्किन, आपके हेयर, आपके नेल्स, ये भी सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी रहती हैं, क्वालिटी इनकी अच्छी रहती डेफिनेटली। है। तो इसमें क्या कनेक्शन है? मतलब स्किन का गट से क्या कनेक्शन? ओके, जैसे हमारे गट के अंदर बैक्टीरिया होता है ना, ऐसे हमारा स्किन पे भी बैक्टीरिया है। अच्छा, सारा यस, बॉडी बैक्टीरिया ही सारा भरा बॉडी बैक्टीरिया से ही बना है। है। ओके, तो गट, जैसे गट ब्रेन का मैंने बताया, गट ब्रेन हाँ, एक्सिस है, ऐसे ही गट और स्किन का भी एक्सिस है। गट और स्किन का डायरेक्ट कनेक्शन है। अब आपने देखा होगा किसी किसी को एक्ने बहुत होती राइट, है ना? किसी किसी को एक्जिमा की प्रॉब्लम होती है। एक्जिमा में ना स्किन पे रेड राउंड हाँ, रैशेस हो जाते हैं, है ना? किसी राइट, किसी को सोराइसिस, रोसेशिया, ये सब ऑटो इम्यून कंडीशंस है। बट हम सिंपल अगर एक्ने की बात करें, किसी के फेस पे अगर बहुत ज़्यादा एक्ने है, तो उसका गट फंक्शन तो इम्पेयर्ड है ही। तो उसका भी फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यही है कि हम पहले गट में देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, वहाँ हैंडल करेंगे, तब जाके आगे स्किन का करेंगे। इनफैक्ट आप जितना मर्जी एक्सपेंसिव स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ कर लो, जितनी मर्जी क्रीम्स यूज़ कर लो अपने पिंपल्स के लिए, बट जब तक आप अपने गट को सेट नहीं करोगे, वो आपका सारा मनी वेस्ट है। आप लगाओ, आप टॉपिकल चीज़ें लगाओ, बट वो तब लगाओ जब आप अपना गट का फंक्शन रिस्टोर कर चुके हो, तब वो आपको जाके बेनिफिट देगी। नहीं तो आप सोचो कि ऊपर से आप सब कुछ करते जाओ एंड अंदर से प्रॉब्लम है, ऐसे बात नहीं बनेगी। इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे प्लांट हुआ, हमारे घर में हाँ हाँ प्लांट्स लगे हाँ रहते हाँ हैं। हाँ। अगर प्लांट्स को आप अच्छी खाद दे रहे हो तो उसके रूट से क्या है, न्यूट्रिशन जा रहा है, न्यूट्रिशन जा रहा और है। उसको अंदर से उसके जो जो पत्तियां हैं वो आप और हरी भरी दिखेंगी, राइट। उसमें और ज़्यादा वो ब्यूटीफुल लगेगा। अगर किसी तरह के उसमें फूल होते होंगे तो अच्छे फूल आएंगे, उसमें उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। बट अगर आप ये कर दो, ठीक है, आप खाद नहीं दे रहे हो अंदर से, उसमें जो भी चीज़ें ज़रूरत थी उनको वो खाना नहीं दे रहे हो, जस्ट ऊपर से स्प्रे मार रहे हो, पानी डाल रहे हो, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बस वो उस टाइम पे साफ़ हो जाएंगी साफ हो पत्तियाँ। जाएंगे। बट थोड़ी देर बाद वो क्या ड्राई होना शुरू हो जाएंगी, उसमें कीड़े लगने शुरू हो जाएंगे, यस। प्रॉब्लम दिखना शुरू हो जाएगी। तो ये यस। बहुत ज़रूरी है कि आपको दोनों तरह से कंडीशनिंग करनी है। एक यस। तो ऊपर से भी डेफिनेटली वो धूल साफ करनी है, तो आपको स्प्रे मारना ही स्प्रे है, मारना है। लेकिन साथ में आप अच्छी खाद दोगे यस। तो अच्छे से वो प्लांट ग्रो होगा। ऐसे ही यस। हमारे बाल में होता है, हमारे स्किन में होता है यस। कि आपका जब खाने में कुछ कुछ न्यूट्रिशन होते हैं जो आपके स्किन, क्या है, स्किन बनी हुई है आपके जो भी बॉडी में एलिमेंट्स होते हैं, जो भी न्यूट्रिशन आप देते हो उसके थ्रू, उसमें जो भी उसके सेल्स हैं वो
बनते हैं, उसी से बनते हैं, ख़त्म होते, पुराने वाले ख़त्म होंगे, नए वाले बनेंगे। तो नए वाले बन किस चीज़ से रहे हैं? जो आपकी बॉडी में जो भी न्यूट्रिशन है उस चीज़ से। तो यस न्यूट्रिशन जब अच्छा होगा, उसमें वो सारी चीज़ें होंगी, वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो अच्छे सेल्स बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपकी स्किन की लेयर जो बनेगी वो यस अच्छी बनेगी। अगर यस उसमें ही प्रॉब्लम है, अब गट का जो आपने बताया, मैं ये ऐसे रिलेट कर सकता हूँ कि आपने प्रॉपर जैसे कुछ विटामिन्स है या मिनरल्स हैं जो ज़रूरत हैं आपके इस जो ज़रूरी हैं आपके स्किन की क्वालिटी के लिए, स्किन के रीजनरेशन के लिए। तो अगर वो प्रॉपर आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं, आपका गट हेल्थ सही नहीं है और प्रॉपर वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं, यानी कि आपके ब्लड स्ट्रीम में वो न्यूट्रिशन नहीं जा रहा है, तो उसकी यस डेफिशिएंसी हुई। अब वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, अब ये एक्ने लाएगा, किसी तरह का रेडनेस यस लाएगा स्किन पे, या यस डल दिखेगी आपकी स्किन, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आपको अपीयर होना शुरू हो जाएगी अगर आपका प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रहा है। तो आई नहीं हो थिंक रहा। मैं यस इससे रिलेट कर यस सकता आपने हूँ पूरा उसको। बिल्कुल उसको अच्छा हाँ, एक समराइज हाँ, कर उतना दिया। अच्छे से नहीं निकला, बट कुछ ऐसा बट ही नो जितना मैं समझ बट पा आप रहा हूँ। बिल्कुल ठीक बता रहे हो, क्योंकि ऐसा ही है। सेल्यूलर न्यूट्रिशन बोलते हैं ना जिसको, कि हमारे हाँ, सेल्यूलर लेवल पे न्यूट्रिशन देना बहुत ज़रूरी है। राइट, राइट। जब बॉडी अंदर से हील होना शुरू होती है ना, तब जाके टाइम लगता है। आप अपने पहले ऑर्गन्स तक न्यूट्रिशन जाता है, अलग जहाँ पे भी आपकी दिक्कत है, मान के चलो हार्ट की दिक्कत है, ठीक है, उसका न्यूट्रिशन बिल्कुल अलग टाइप का है ना। वहाँ पे हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें डालनी पड़ती हैं, ठीक है, बहुत गुड फैट्स डालने पड़ते हैं। जो भी ऑर्गन की प्रॉब्लम है, हर राइट। हर चीज़ का मैनेजमेंट और तरीका अलग है। जब आप सेल्यूलर लेवल पे काम करते हो, तब जाके बात आपकी स्किन और हेयर पे आती है। क्यों? क्योंकि स्किन और हेयर ऊपर से दिख रहा है, वो एक्सट्रीमिटीज़ है, एक्सट्रीम है, मतलब ऑन द आउटसाइड है। जो अंदर से शुरू होगा 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 होगा, तब जाके एंड में वो स्किन और हेयर पे आएगा, जो बॉडी की बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं है। बॉडी की प्रायोरिटी क्या है? कि मैं अपने ऑर्गन्स को फेल ना होने दूं, है ना। मैं अपने लिवर, इम्पोर्टेंट, किडनी, हार्ट। हाँ, लिवर किडनी हार्ट का राइट, फंक्शन सही चलता रहे, क्योंकि इंसान जिंदा रहे, ये सर्वाइव करता रहे, बॉडी राइट। की प्रायोरिटी वो है। जब वहीं पे ही गड़बड़ है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी स्किन और हेयर अच्छी होगी? क्योंकि बॉडी काम ही नहीं करेगी स्किन और हेयर पे। वो अपनी पूरी वाइटल फोर्स अपने गट पे या अपनी लिवर पे या अपनी किडनी पे डालेगी, है ना। राइट, तो राइट, दिस इज हाउ, ऐसे आपको समझना चाहिए इस चीज़ को। राइट। जैसे आपने बताया और मैं शॉक्ड हो गया था कि यू आर अ मदर ऑफ 2 किड्स। तो एजिंग की बात करते हैं, एंटी एजिंग की बात करते हैं। क्या राज है, क्या एक इंसान करता है जिससे वो यंग दिखे हमेशा के लिए? और मतलब उसकी फूड हैबिट क्या होनी चाहिए, या ऐसी क्या चीज़ें जिसे अवॉइड करना चाहिए, या लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, या अगर कोई सप्लीमेंट है तो वो क्या सप्लीमेंटेशन ऐसा है जो ऐड कर सकता है एंटी एजिंग के लिए? क्योंकि क्रीम्स बहुत सारी आती हैं और वो क्लेम करती हैं अगर आप इसे लगाओगे तो आपकी त्वचा ऐसे हो जाएगी, वैसे हो जाएगी, बहुत सारे सोप्स ऐसे आते हैं, बट आई डोंट थिंक कि वो इतना वर्क करते हैं। जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ काम करती है वो होती है आपकी लाइफस्टाइल, कि आप अपनी बॉडी में डाल रहे हो, और उसके बाद आता है कि ठीक है, बॉडी में उसको नरिश करने के लिए आप क्या लगा रहे हो, टॉपिंग क्या है आपकी। तो कैसे हम एंटी एजिंग अचीव कर सकते हैं कि हम हो जाएं 50 साल के बट दिखें 30 साल के? सॉरी, बट वैसे मैं 50 साल की हूँ नहीं, बट यस, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। तो एंटी एजिंग का, आप मानोगे नहीं, एंटी एजिंग का सबसे नंबर 1 डायरेक्ट जो लिंक है वो हमारी गट से है, और शायद इसीलिए गट मेरा फेवरेट टॉपिक भी है। राइट। आई लव टॉकिंग अबाउट इट, और इसका बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये हमारी ओवरऑल लाइफ में। अब एंटी एजिंग का जैसे अगर मैं बात करूं, तो देखो, सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया, गट से डायरेक्ट लिंक है ना। गट हेल्थ हमने इतनी बात करी अभी, कि आप, अब मैं अगर बोलूं कि आइडियल गट किसको बोलते हैं, ठीक है, आइडियल गट वो होएगी जो इंसान अगर कभी कभी बाहर का खा रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं आ रही, कुछ एसिडिटी ट्रिगर नहीं हो रही, कुछ ब्लोटिंग नहीं हो रही, उसको नॉर्मली उसका बॉडी उसको डाइजेस्ट कर पा रही है ना। वो इंसान नॉर्मल हेल्दी खाना खा रहा है डे टू डे लाइफ में, वो प्रोटीन खा रहा है, प्रोटीन को पचा पा रहा है ना, वो वर्कआउट भी कर रहा है, उसको मूड स्विंग्स नहीं हो रहे, उसकी स्किन साफ़ है, उसके हेयर अच्छे हैं, हेयर थिन नहीं है, उसके हेयर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसका विजन बहुत अच्छा है, क्योंकि वो भी सारा हमारा इनर हमारी हेल्थ ऑफ द ऑर्गन से रिलेटेड है। राइट। उसके मूड स्विंग्स नहीं है, उसको वो इरिटेटेड नहीं फील करता, उसको ब्रेन फॉग नहीं है, उसको कोई फटीग नहीं है। ये सारा पैरामीटर्स हैं, चेकलिस्ट हैं ऑफ ऑप्टिमल गट, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, एंटी एजिंग यहाँ से शुरू होती है, ठीक है। अब यहाँ सब हो गया, सेट हो गया। अब स्टेप नंबर 2 आता है लिवर, जो हमारा एक बॉडी का डिटॉक्स ऑर्गन है, ठीक है। लिवर से हमारे बहुत सारे जो हम टॉक्सिन्स हमारे इन्वायरमेंट में हैं, जैसे कि जो हम साबुन वगैरह यूज़ करते हैं, या जो भी हम बॉडी सोप्स हो गए, लोशंस हो गए, या हैवी क्रीम्स हो गई, या फिर हम कुछ भी खा रहे हैं,
सारी चीज़ें जो हमारी बॉडी के अंदर स्किन के थ्रू जा रही हैं या हमारे माउथ के थ्रू अंदर जा रही है, उन सबको जाके ना लिवर पे हाजिरी लगानी होती है। आप ऐसे समझ लो, लिवर इज अ मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। हम इतना लोड कर रहे हैं लिवर को, क्योंकि हम डेली बेसिस पे ये सब चीज़ें करते हैं। हम बहुत गंद भी खाते हैं, हम क्रीम्स भी बहुत यूज़ करते हैं, हम परफ्यूम्स भी यूज़ करते हैं, हमारा एक्सपोजर बहुत है। ये सब चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हमारी बॉडी में जा रही है हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर, चाहे स्किन के थ्रू चाहे माउथ के थ्रू, ये लिवर के थ्रू ही प्रोसेस होके जाती है। और उसके बाद लिवर डिसाइड करेगा कि मैंने इसको ब्लड में रखना है, कि ये न्यूट्रिएंट है कि ये वेस्ट है। अच्छा, अगर हम परफ्यूम लगाते हैं वो भी हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाएगा? वो भी हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है। ओके, ठीक है, तो लिवर डिसाइड करता है कि हमने इस चीज़ को, ये मेरे लिए हेल्दी है या मेरे लिए अनहेल्दी है, मैंने इसको ब्लड में वापस देना है या मैंने इसको किडनी के थ्रू एक्सक्रीट करना है या मैंने इसको स्टूल के थ्रू एक्सक्रीट करना है, वो लिवर डिसाइड करता है। तो अब आप ये सोचो, अगर आपका लिवर फंक्शन इम्पेयर्ड है, मान के चलो आपने ब्लड टेस्ट कराया और आपके लिवर की रिपोर्ट्स पहले से ही गड़बड़ आ रही है, SGOT SGPT का लेवल ही गड़बड़ आ रहा है, लिवर आपका बर्डनड है, या फिर आपको फैटी लिवर है, या फिर आपको कोई स्टेज 1 लिवर डिजीज़ है जो शुरू हो चुकी है, फैटी लिवर शुरू हो चुका है ना, इसकी भी स्टेजेस होती हैं। तो आप कैसे एलिमिनेट करोगे? ऊपर से आप और डाली जा रहे हो, ये तो हमारा रोज़ का काम है ना। मतलब राइट। हम तो बाहर जा रहे हैं, बाहर धूल मिट्टी है, पोल्यूशन है, वो भी हमारी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो रही है, सब कुछ ही हम डाली जा रहे हैं, एयर प्यूरिफायर्स हैं, सब कुछ, हम सारी इन्वायरमेंटल एक्सटर्नल जो चीज़ें हैं वो हमारे अंदर जा रही हैं, ऊपर से आप लिवर को बर्डन कर रहे हो, तो कैसे लिवर काम करेगा, एलिमिनेट कैसे करेगा, टॉक्सिन्स को बॉडी से कैसे निकालेगा? तो लिवर फंक्शन देखना भी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। लिवर का देखने के बाद कि उसका प्रोसेसिंग ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा। अगर तो प्रोसेसिंग बढ़िया है, गट की प्रोसेसिंग भी बढ़िया है, तो ये एक फॉर्मूला है, गट हेल्थ प्लस लिवर हेल्थ इज इक्वल टू एंटी एजिंग। ओके, यस। तो यहाँ पे जैसे आपने बात की कि अपने गट की हेल्थ को बेटर करने के लिए, एंटी एजिंग अचीव करने के लिए कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है मुझे ये समझने में कि प्रीबायोटिक क्या है, प्रोबायोटिक क्या है और पोस्ट बायोटिक क्या है, ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं? ओके, प्रोबायोटिक्स होते हैं हमारे लाइव कल्चर्स, लाइव बैक्टीरिया, जैसे कि ठीक है। हमारे कर्ड में हो गया है ना, कांजी में हो गया, बीटरूट कांजी बहुत आजकल चल रही है, इंस्टाग्राम पे भी, बिल्कुल। यूट्यूब पे भी, है ना। तो ये होते हैं प्रोबायोटिक्स, जिस जो लाइव बैक्टीरिया होते हैं। जैसे जो बैक्टीरिया आपकी गट में है और वो लाइव जिंदा ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपकी गट में, ठीक है। प्रीबायोटिक्स क्या है? प्रीबायोटिक्स उस प्रोबायोटिक का खाना। प्रीबायोटिक ऐसा, ओके, ठीक है। यस, प्रीबायोटिक एक ऐसा फाइबर है जो आपका लाइव वो बैक्टीरिया खाएगा और वो ग्रो करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। लाइव बैक्टीरिया को थ्राइव करने के लिए या फिर बढ़ने के लिए, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए उसको चाहिए प्रीबायोटिक। अगर प्रीबायोटिक सप्लीमेंट है उनके लिए। वो उनका सप्लीमेंट है, अगर वो आप नहीं दोगे हाँ, तो आपकी शायद हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है आपकी स्टमक का, वो Right. प्रोबायोटिक को आगे लेकर ही नहीं जा पाएगा। तो इसलिए प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक हमेशा कॉम्बिनेशन में लेना चाहिए। प्रीबायोटिक के क्या सोर्सेज हैं? गार्लिक, एप्पल, बनाना, ये हाँ। दीज आर गुड सोर्सेज ऑफ प्रीबायोटिक्स, ठीक है। ये आपको अनियंस, ये आपको अच्छी क्वांटिटी में खानी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूं, यू कैन टेक कर्ड विथ फ्लैक्स सीड्स, तो ये एक बहुत बढ़िया प्री एंड प्रो का कॉम्बिनेशन हो गया। तो ये हो गया प्री एंड प्रो। अब पोस्ट बायोटिक्स क्या होता है? जब आप खाना खाते हो जो फाइबर में अच्छा है, आप प्रीबायोटिक्स भी खा रहे हो, प्रोबायोटिक्स भी खा रहे हो, फाइबर रिच फूड खा रहे हो, तो जो आपके बैक्टीरिया है ना अंदर, अब ये एक और बड़ा इंपॉर्टेंट काम करते हैं। ये क्या करते हैं ना, ये आपके पॉपुलेशन को तो बढ़ाएंगे, बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे, आपकी सारी सिग्नलिंग ओवरऑल वर्क करेंगे। Right. ये न्यूट्रिएंट भी बनाते हैं अंदर, ये न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस करते हैं, ये प्रोटीन्स भी बनाते हैं। जैसे कि एक कंपाउंड बनाते हैं जिसको बोलते हैं ब्यूटरेट। ब्यूटरेट एक होता है शॉर्ट चेन फैटी एसिड। ये एक न्यूट्रिएंट है हमारी बॉडी के लिए, जो हमारे बैक्टीरिया जनरेट करते हैं अंदर से। वो कब करते हैं? जब हमारे पहले की चेकलिस्ट पूरी है, हमारा फाइबर अच्छा है, प्रोबायोटिक्स अच्छे हैं। तो ये जो न्यूट्रिएंट बना रहा है हमारा बैक्टीरिया, इसको बोलते हैं पोस्ट बायोटिक। इसका मतलब आपके बैक्टीरिया की हेल्थ इतनी अच्छी है, वो इस लेवल पे है कि वो आप न्यूट्रिएंट तो खाने से क्या ही, जो आप खा रहे हो वो तो आप ले ही रहे हो, आपकी बॉडी भी एक न्यूट्रिएंट मेकिंग मैकेनिज्म में है, जो होना चाहिए। वो एक बहुत अच्छा मार्कर है फॉर गुड हेल्थ। सो आपका अगर मैं फेवरेट प्रोबायोटिक पूछूं तो क्या क्या है?
ओके मेरे फेवरेट प्रोबायोटिक्स डेफिनेटली मैं प्रोबायोटिक सप्लीमेंट पे नहीं जाती. मुझे ऐसे लगता है कि हम अपनी नेचुरल होम रेमेडीज़ के थ्रू ही अपने फेवरेट प्रोबायोटिक्स बहुत इजीली अपनी डेली लाइफ में कंज्यूम कर सकते हैं. तो अगर मैं अपने 2 फेवरेट प्रोबायोटिक्स की बात करूँ उसमें से एक तो रहेगा बीटरूट एंड कैरेट कांजी जो मैं हर रोज़ पीती हूँ, एंड सेकेंड वुड बी मसाला बटर मिल्क जो ओके. मुझे बहुत पसंद है. सो जैसे हमारी बात हो रही थी कि हमारे बॉडी में जो मेन ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, लीवर है, किडनी है. तो लीवर की अगर हम बात करें कि हमें यंग दिखना है, अच्छा दिखना है हमेशा के लिए, तो हमें लिवर पे काम करना पड़ेगा कि लिवर हमारा क्लीन रहे, यस उसको रीसेट करें लिवर को, राइट. यस क्योंकि हम जो भी खा रहे हैं, अनशन चीज़ें खाते हैं, बाहर के फास्ट फूड खा रहे हैं, इतना ऑयली, इतना ज़्यादा बटर और नॉनवेज, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम खा रहे हैं जो कि हमारे लिवर पे बहुत ज़्यादा लोड डाल रही है. राइट. तो पहले के ज़माने में लोग फास्टिंग करते थे कि महीने में 1 दिन फास्टिंग कर ली, हफ्ते में 1 दिन फास्टिंग कर ली, नवरात्र रह लिया 9 दिन. तो एक तरह का उनका डिटॉक्स का पैटर्न बना हुआ था, कितने टाइम में हम ये करके डिटॉक्स कर लेंगे अपने लिवर को. बट आजकल की लाइफस्टाइल में देखें तो लोग उतना फॉलो नहीं कर पाते हैं. तो अगर एक नॉर्मल इंसान के लिए मैं आपसे पूछूं कि अगर उसे डिटॉक्स करना है, अपने लिवर को डिटॉक्स करना है, तो क्या ऐसे कोई सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं? अगर नहीं है तो घर पे ही हम क्या कर सकते हैं ऐसा, या आप कह सकते हो कि सप्लीमेंट्स भी हम कुछ यहाँ पे बताएं लोगों को, और साथ में कुछ नेचुरल तरीके जिसे घर में वो अप्लाई कर सकते हैं वीकली या मंथली, जैसे भी आप बताओ, और अपने लिवर को रीसेट कर लें, क्लीन कर लें. ओके डेफिनेटली. देखो सबसे पहली बात ना हम बेसिक्स की करते हैं. सप्लीमेंट्स तो एडवांस स्टेज हो जाती है, Right. हमें वहाँ तक जाने की भी ज़रूरत नहीं है. बेसिक्स ही अगर कोई जो ये सुन रहा है पॉडकास्ट वो बेसिक्स भी अगर सेट कर ले तो उसका लीवर बहुत अच्छे से डिटॉक्स हो जाएगा. तो जैसे आप अपनी डाइट में बहुत अच्छे अच्छे जो कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की फैमिली होती है, जैसे बीटरूट हो गए, लाल पीली शिमला मिर्च होती है, जैसे है ना ग्रीन बेल पेपर हो गई, Right. ग्रीन शिमला मिर्च होती है, ये अपनी डाइट में आप डाल सकते हैं. जितने भी पिगमेंटेड जो डीप पिगमेंटेड कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है दे आर एक्सीलेंट फॉर यू. जैसे अब मैंगोज का सीजन आने वाला है ना, तो कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अपनी डाइट में डालिए. इसके अलावा मिल्क थिसल मैंने बताया था, मिल्क थिसल Right. एक हर्ब होती है, वो आप यूज़ कर सकते हैं. लेमन जिंजर वाटर लेना पूरे दिन भी आप कंज्यूम कर सकते हैं, या फिर आप अपने लंच से पहले भी ले सकते हैं, या आप अपने इवनिंग के टाइम ले सकते हैं. ऐसा कर सकते हैं क्या, एक बॉटल में हल्का सा बिल्कुल कर मॉर्निंग में सकते बना हैं, लिया. जैसे मैं पहले क्या करता था, ऑफिस जब जाता था तो उस टाइम पे काफ़ी चला था फ्यूज्ड वाटर. Infused water, इन्फ्यूज्ड हाँ जी, वाटर हाँ जी. यूज़ करते थे, जिसमें इन्फ्यूजन वाली बॉटल आती Bottle आती थी, थी. बीच में उसमें एक टेस्ट ट्यूब टाइप की चीज़ हाँ, लगी हाँ, रहती थी, right. जिसमें आप Yes. फ्रूट्स डालते थे, थोड़े से पुदीना लीव्स. पुदीना लीव्स, और जो भी आपके घर में चीज़ें हैं आप डाल दो, रात भर उसे छोड़ दो उस तरह से, और दिन भर आप हल्का हल्का कंज्यूम करते रहो. हाँ तो उस तरह का कुछ कर बहुत सकते हैं, हेल्प right? करता है ये बहुत हेल्प करता है. तो जैसे मैं बता रही हूँ जिंजर लेमन वाटर अपनी एक बॉटल बना लो, सिंपल बॉटल में भी अगर आप थोड़ी सी जिंजर के अपनी कट करके डालो एंड अपना ये लेमन डाल दो एंड नॉर्मल रूम टेम्परेचर, और इसको आप दिन भर सिप पियो. एक्सीलेंट वे अपने लिवर को डिटॉक्स करने के लिए, बहुत अच्छा तरीका है. एक हमारी डैंडिलियन टी होती है, डैंडिलियन बोलते हैं उसको. ये एक मिलती है, बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में. इट्स नेचुरल हर्ब. डैंडेलियन रूट होती है बेसिकली एक, उसका पाउडर होता है वो, या फिर उसका एक टी बैग आप लेके उसकी टी पी सकते हो प्लेन. एंड ऑब्वियसली उसके अंदर कोई चाय पत्ती नहीं, कुछ नहीं, सिंपल प्लेन गर्म पानी में वो टी बैग डिप करके वो बहुत अच्छा लिवर को डिटॉक्स करती है. तो अब ये सब चीज़ें करके अपने लिवर की हेल्थ बहुत अच्छा मेंटेन कर सकते हो. इनफैक्ट जो स्टार्टिंग स्टेजेस ऑफ फैटी लिवर होती है वो भी इससे काफ़ी हद तक रिवर्स होना शुरू हो जाती है. ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स कि आप डाइट अपनी कैसी रख रहे हो. इसके अलावा जो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स होती हैं जैसे कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, कैबेज, केल, ये अपनी डाइट में बहुत डालिए, प्रोवाइडेड आपकी गट उसको डाइजेस्ट कर पा रही है. ये बहुत अच्छी लिवर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए वेजिटेबल्स होती है, स्पेसिफिकली जो क्रूसीफेरस की फैमिली होती है. दिस यू कैन यूज विच इज़ अ वेरी गुड वे टू डिटॉक्स. तो अब ये 4-5 चीज़ें करके अपने लिवर की हेल्थ बहुत बढ़िया रख सकते हैं. और आई थिंक इससे आप लंबा जी भी सकते हो, हेल्दी लाइफ. लंबा जीना तो एक अलग चीज़ हो गई, बट हेल्दी लाइफ अगर आपको लंबा जीना और हेल्दी जीना है तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हो, राइट? देखो लंबा जीने के लिए ना 3 चीज़ें मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है. एक हमारी गट हेल्थ, एक हमारी लिवर हेल्थ, और तीसरी हमारी ब्रेन हेल्थ. ओके. ब्रेन हेल्थ की आयरनी ये है कि ब्रेन हेल्थ इम्पैक्ट होती है डायरेक्टली आपकी गट कैसी है.
तो सबसे पहली 2 चीज़ों का भी अगर आप ध्यान रख लोगे ना, तो आप बहुत अच्छा लंबा जी सकते हो, आपकी लाइफ स्पैन बढ़ जाएगी, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाएगी, आपको अपनी ज़िंदगी जीने का मज़ा आएगा, आपकी छोटी-छोटी जो डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स है, जैसे एसिडिटी हो रही है, ब्लोटिंग हो रही है डेली बेसिस पे, छोटी-छोटी चीज़ें, आप बहुत हद तक अपने खाने को अच्छे से डाइजेस्ट कर पाओगे, आप बाहर का खाना भी एन्जॉय कर सकते हो, हर चीज़ एक ऑब्वियसली लिमिट में, लिमिट में। पर आप ये बहुत अच्छे से अपनी लाइफ की क्वालिटी को और अपने स्टैंडर्ड्स को बढ़िया तरीके से आप बढ़ा सकते हो। राइट। सो हमने काफ़ी बात की गट हेल्थ के बारे में। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा समराइज़ करते हैं और कुछ 4-5 टेक अवेज़ दे दें अपने जो भी ऑडियंस हमें सुन रही है उनके लिए। तो मैं चाहता हूँ आप 4-5 कुछ ऐसे स्टेप्स बताओ जो हमें फॉलो करने चाहिए, अपनी लाइफ में अप्लाई करने चाहिए गुड गट हेल्थ के लिए। ओके, सबसे पहला तो ये कि अपने स्टमक एसिड के लेवल को अच्छा रखिए। आपका स्टमक एसिड लो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो लो हुआ तो एक कैंसर जैसी प्रॉब्लम के भी आप शिकार हो सकते हो। बहुत एक्सट्रीम वर्ड है, सॉरी टू यूज़, बट येस इट्स ट्रू। नंबर 2, अगर आप डेली स्टूल पास नहीं कर रहे और आपको ऐसे लग रहा है कि जब मैं तभी एक एक्सपर्ट को कंसल्ट करूँगा जब मुझे बहुत दिनों तक ऐसा होएगा कि मैं नहीं वॉशरूम जा पा रहा या बहुत दिनों तक मुझे प्रॉब्लम आएगी, तो आप बिल्कुल गलत हैं। डेली स्टूल पास करना, डेली मोशन पास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टॉक्सिन नहीं तो सारा ब्लड में वापस आ जाता है। ओके। ठीक है। नंबर 3, प्रोबायोटिक्स गलत तरीके से बिल्कुल नहीं यूज़ करने। अगर आपको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है, आपको बहुत गैस बनती है और आपको लग रहा है कि मैं जो भी खाता हूँ और मुझे बार बार बर्प्स आते हैं या फिर मुझे फाटिंग होती है बहुत ज़्यादा, तो आपको प्रोबायोटिक देख कर ऐड करने चाहिए अपनी डाइट में। ऐसे नहीं कि बेधड़क जब बस ऐसे कभी भी कर लिया, ऐसे नहीं है। इसके अलावा आपको ये देखना है, एक चौथी चीज़, कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपकी डाइट में वो क्या ट्रिगर्स हैं, क्योंकि डाइट का बहुत मेजर रोल है आपकी अंदर की गट हेल्थ कैसी है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो मुझे क्या चीज़ है, क्या वो ग्लूटन है, क्या वो डेयरी है, क्या वो कोई सिनेमन है, क्या वो जिंजर है, क्या वो टर्मरिक है, वो कौन सा हर्ब है, वो कौन सा स्पाइस है, क्या वो चीज़ है जिससे मुझे प्रॉब्लम आती है, कौन सी सब्ज़ी है, कौन सा फ्रूट है। वो हर इंसान का अलग होता है, वो कुछ भी हो सकता है, हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। किसी किसी को तो कभी कभी खाली पेट पानी भी ट्रिगर कर जाता है, ओके। ऐसा है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या वो चीज़ है जो मुझे ट्रिगर करती है। और इसके अलावा जो लास्ट है वो ये, कि सबको लगता है कि शुगर हमारे गट बैक्टीरिया, गुड गट बैक्टीरिया को कम करती है, बैड को बढ़ाती है, शुगर हमारे लिए अच्छी नहीं है, प्रोसेस फूड हमारे लिए अच्छा नहीं है। वो बात बिल्कुल सच है, पर जो उससे भी बड़ा विलन है वो है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, ओके। जो होते हैं चीज़ें जैसे अस्पार्टमे, सुक्रोलोस, ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं। और ये आजकल बिकॉज ऑफ ऑल थैंक्स टू मार्केटिंग कंपनीज, ये हर चीज़ में, पाम ऑयल, ये हर चीज़ में एडेड है। आप मतलब बच्चे इतना कंज्यूम करते हैं, हम कभी ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ है, हम बिना देखे, इनफैक्ट जो ऑर्गेनिक के नाम पे जो ब्रांडिंग होती है उसके अंदर भी ऐसे कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। तो उसको देखकर खरीदिए, क्योंकि वो शुगर से भी बड़ा एक आपके लिए विलन है और वो आपकी गट हेल्थ को तहस नहस करने में कामयाब है। तो ओके। इसीलिए इन चीज़ों का जो इस्तेमाल है वो देख के करिए। जितना हो सकता है रॉ रहिए, ऑर्गेनिक रहिए, जितना हो सकता है अपने किचन पे रिलाई करिए। घर पे चीज़ें करना बहुत आसान है, छोटी छोटी चीज़ों से बहुत अच्छे से आप मैनेज कर सकते हैं। कोई तामझाम नहीं है, कोई ऐसा नहीं है लंबा चौड़ा काम है, बहुत ईजी है। बस आपको ये पता, यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क, करना आना चाहिए बस। ओके। सो हमने यहाँ पे बहुत सारी बातें की गट हेल्थ से रिलेटेड और बहुत सारे इश्यूज जो लोग फेस करते हैं उस पर बातें की। और आई होप जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे होगे गट से रिलेटेड उसका आपको आंसर यहाँ पे मिला होगा। नहीं भी मिला है तो आप नीचे कमेंट में हमें बता सकते हो। साथ ही में इसमें बहुत सारे पॉइंट्स पे डिस्कशन हुआ है, तो आप बताना कि आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो और उसके लिए आपने क्या यहाँ से स्टेप लिया है। तो जो बाद में भी वीडियो देखेंगे उस कमेंट को पढ़ के उन्हें भी कुछ आइडिया मिलेगा कि वो क्या कर सकते हैं, अपनी लाइफ में क्या अप्लाई कर सकते हैं। सो आपका ये काम है नीचे कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपको क्या ऐसा पॉइंट है जो अच्छा लगा, जो अपनी लाइफ में आप यूज़ करोगे। और जब यूज़ करना और फ़ायदा हो तो आके ज़रूर यहाँ पे थैंक्स लिखना। और ऑल थैंक्स टू निकिता जो इन्होंने बताया उस चीज़ के लिए। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।